देखिए क्या होता है कि जैसे आप एक जॉब करते हैं तब एक हम लोग का रोल एक लिमिटेड रोल होता है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, कुल मिला के देखा जाए हम उसको उसमें से शॉर्टलिस्ट भी करने में हेल्प करते हैं कि आप इतने बैंकों के पास जा सकते हैं जो बैंक आपकी ये रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देंगे। कंसल्टेंट कैसे चुने ये समझ में नहीं आता। मतलब उनके पास हर दूसरे दिन एक नया कोल्ड कॉल जाता है। कई बैंकों में या एनबीएफसी कंपनी में पर्सनल लोन किसी सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल को भी दिया जाता है जो सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस में है। बट बिजनेस लोन में चूंकि ईएमआई बहुत हैवी बनती है, तो बिजनेसमैन को अपने कैश फ्लो को कुछ असेसमेंट मेथड या कोई टूल यूज कर सके जिससे उनको आइडिया लग जाए। तो सर आपका स्वागत है शेखर फाइनेंस वाला शो में। 10 साल बाद आखिरकार हम बैठे। 10 साल पहले मिले थे हम लोग मांगीलाल दूध वाला के ऊपर, और आज 10 साल बाद आपके साथ ये शो करने का मुझे मौका मिला, तो दैट्स अ बिग फॉर्च्यून फॉर मी। तो सबसे पहले तो मैं आपका इंट्रोडक्शन चाहूँगा। तो हु इज़ मिस्टर सुबोध चंद्रभास्कर? ओके, तो पहले तो आपको शेखर जी और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुबोध चंद्रभास्कर है। मैं इंदौर शहर को बिलोंग करता हूँ और पिछले 22 वर्षों से फाइनेंस फील्ड में कार्यरत हूँ। मेरा स्टार्टिंग ऑफ द करियर बैंक के जॉब से शुरू हुआ, जिसमें मैं आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एचएसबीसी बैंक जैसे बैंकों के साथ मुझे वर्क करने का मौका मिला। उनका ट्रेनिंग्स, उनके प्रोडक्ट नॉलेज और काफ़ी सारी चीज़ों से उन्हें मुझे ग्रूम किया उन सब चीज़ों में। और लगभग पिछले 12 वर्षों से मैं जॉब छोड़ के अपना सेल्फ कंसल्टिंग बिजनेस में हूँ। हम लोग अभी एक सेल्स एजेंसी चलाते हैं जो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है लोन प्रोडक्ट्स के लिए, और इससे हम हमारे सारे कस्टमर्स को उनकी तमाम सारी जो लोन की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो छोटे से एक 50,000 के लोन से शुरुआत होती हुई 5 करोड़ या 50 करोड़ तक की वैल्यू के लोन्स के लिए हम लोग उनकी सहायता करते हैं। ओके, सो इसमें आपने एक शब्द यूज़ किया कंसल्टिंग। ये क्या होता है सर, थोड़ा इसके बारे में बताओ। देखिए क्या होता है कि जैसे आप एक जॉब करते हैं तब एक हम लोग का रोल एक लिमिटेड रोल होता है, जिसमें हमको एक पर्टिकुलर कस्टमर को एक्वायर करना है बैंक के लिए और उसको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेल करना है। जब आप बैंक में जॉब करते हैं तो ये एक चीज़ की एक लिमिटेशंस भी लगती है आपको। कई बार जब आप कस्टमर से मिलते हैं और आपको लगता है कि इसकी रिक्वायरमेंट इसके अलावा भी है, पर मेरे प्रोडक्ट की लिमिटेशन, मेरे रोल की लिमिटेशन उससे आगे नहीं जाने देती है। ऑब्वियसली बैंक चाहती है कि हम उनको क्रॉस सेल भी चीज़ें करें, उनको दूसरे डिपार्टमेंट्स वर्टिकल से भी इंट्रोड्यूस कराएं ताकि उनकी भी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो। पर कहीं ना कहीं ओवर द टाइम आपको ये लगने लगता है कि अगर हम ही उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकें तो वो एक रोल हमारा एडवाइज़र का रोल हो जाएगा। अभी तक हम ऐसा सेल्स का रोल करते रहे थे जिसमें हम बैंक के टारगेट्स पूरे करने, अपने टारगेट्स पूरे करने के लिए हमेशा कार्यरत रहे, पर वो एक कहीं ना कहीं दिमाग में हमेशा आते रहा कि नहीं, ये चीज़ कहीं ना कहीं और अच्छी हो सकती है हमारे क्लाइंट्स के लिए जब उनको एक एडवाइजरी रोल में आए। तो वो चीज़ कंसल्टिंग एक दिमाग में आएगी जहाँ पे हम इस तरीके से जब इंडिपेंडेंट अपना काम करेंगे तो हमारे पास लिबर्टी रहेगी इस तरीके की चीज़ें ऑफ़र करना कस्टमर के लिए, और उनको हम जो उनकी ज़रूरतें हैं वो हम अपनी तरफ से पूरी कर पाएंगे। हमें सिर्फ बैंक का ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं करना होगा, हमें कस्टमर का ऑब्जेक्टिव प्राइमरी हो जाएगा। कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ दिस? एक बैंक वाले के थ्रू अगर यही कंसल्टिंग आदमी करे या कोई प्रोडक्ट एक्वायर करे बैंकिंग का और एक कंसल्टेंट के थ्रू एक्वायर करे। इसमें जो बेसिक और मेजर डिफरेंस जो मुझे लगा, और जो हम हमारे मार्केटिंग में यूज़ भी करते हैं अपने आप को मार्केट करने के लिए, कस्टमर को एडवाइस करने के लिए, कि हमारे पास हम एक अनबायस्ड अप्रोच अप्लाई करते हैं जिसमें हम एक पर्टिकुलर बैंक या उसका एक प्रोडक्ट ही कस्टमर को ऑफर नहीं कर रहे हैं। वो ऑफरिंग जब आप एक पर्टिकुलर बैंक के साथ काम करते हैं तो वो एक लिमिटेशन आपके पास होती है, क्योंकि आपको अपने ही बैंक जिसके लिए आप जॉब कर रहे हो उसकी जो प्रोडक्ट है आपको उसको एक्सप्लेन करना है या वही वो प्रोडक्ट उनको ऑफर करना है। आप उन्हें दूसरे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं, बट चाहते आप वही हैं कि वो आपसे आपका ही बैंक का प्रोडक्ट लें। पर जब आप उस सिस्टम से बाहर रहते हैं और एज एन इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट काम करते हैं तब आपके पास चॉइस होती है। आपके पास वेरियस बैंक्स के प्रोडक्ट्स का नॉलेज होता है, उसके कंपैरेटिव स्टडी होती है, जिसके बेस पे आप किसी कस्टमर को एक अनबायस्ड डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकते हैं कि भाई इस तरीके की चीज़ें हैं, ये ऑप्शंस अवेलेबल है, व्हाट वी थिंक इज दीज 1 2 3 ऑप्शंस कुड बी बेटर फॉर यू। सो वहाँ पर उसको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग हेल्प हो जाती है। जो चीज़ एक पर्टिकुलर बैंक के साथ जब वो काम कर रहा है तब उसके पास उसको ऑप्शन वो नहीं मिलते हैं। हाँ, ये बात अलग है, वो अलग अलग बैंक वालों से मिले, 4 मीटिंग करे, सारी चीज़ों को समझे, सारी ऑफरिंग को समझे, फिर कंपेयर करे। वहाँ पर हम एक रोल प्ले कर लेते हैं एज एन एडवाइज़र का, जहाँ पे हम उसको चारों चीज़ों की कंपैरिजन सामने रख देते हैं। तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, कुल मिला के देखा जाए
या समरी कह लूँ कि जैसे आप अभी कितने बैंकों के साथ काम करते हैं तकरीबन? अभी हमारे पास पैनल पे एज सच हमारे जो सारे प्रोडक्ट्स हैं उनको मिला के हम देखें तो इज़ आर मोर देन 30+ बैंक्स एंड NBFCs हैं जहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं। तो अगर आपकी बात से मैं रिलेट करूँ तो मैं 30 बैंकों में जाऊँगा 1 बाय 1। एक ऑप्शन तो ये है ना, 30 से 40 घंटे लगाऊंगा और मैं 1 घंटा आपके साथ गुजार के उन 30 बैंकों की समरी ले सकता हूँ एक बार में। एक्चुअली करेक्ट, राइट। क्या होता है कि जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है डिफरेंट कस्टमर्स के साथ, तो हमें भी शॉर्ट लिस्टिंग करना एक ईजी हो जाता है कि ये कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है अगर वो हमने सही तरीके से समझ ली और हम लोग सेम पेज पे हैं तो हम उनको उन 30 बैंकों में से भी हम 4-5 बैंकों पे शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं कि ये बैंक्स जो हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं। देखिए कस्टमर के कई बार रिक्वायरमेंट या तो लोन अमाउंट से निर्धारित होती है, उस पर डिपेंड होती है, या सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होती है, या टेनर पे होती है, या ऐसी 2-3 चीज़ें उनके दिमाग में होती है जो उनके फुलफिल अगर हो तो वो डील उनके लिए सही डील है। हमें वो चीज़ बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस एंड बिकॉज ऑफ द नॉलेज ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ द बैंक हमें उनको वो ऑफर करने में हेल्प हो जाती है। तो हम उसको उसमें से शॉर्टलिस्ट भी करने में हेल्प करते हैं कि आप इतने बैंकों के पास जा सकते हैं जो बैंक आपकी ये रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देंगे। ओके, तो इसमें जो आपका एक्सपर्टीज़ है, क्योंकि बैंक्स के तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आपका किस प्रोडक्ट का एक्सपर्टीज़ है? मेरा शुरुआती करियर जैसे मैंने बताया बैंक के साथ हम लोगों ने काम किया, तो मैं अनसिक्योर्ड लोन्स में डील करता आया हूँ अभी तक। वो प्रोडक्ट मैंने सीखा था, इसके पहले मैं FMCG लाइन में काम करता था। धन्यवाद है ICICI बैंक का जिन्होंने हमको नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से फाइनेंस के फील्ड में लाने का मौका दिया और ये सारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दी, और पुराना FMCG का नॉलेज कस्टमर से कनेक्ट करने में और मार्केट समझ में काफ़ी काम आया। और उसके साथ में ये एडेड एडवांटेज जो हुआ बैंकिंग के प्रोडक्ट्स के समझने का, वो डिस्ट्रीब्यूट करने में हमको काफ़ी मदद मिली। यहाँ प्रोडक्ट्स जो हमने सीखे उसमें हमने अनसिक्योर्ड लोन्स में हमको पहला मौका मिला था सीखने का, जिसमें आप देखते हैं तो पर्सनल लोन और बिज़नेस लोन ये 2 शब्द चलते हैं। ये 2 प्रोडक्ट जो मार्केट में चलते हैं इनमें हमारा स्पेशलाइजेशन रहा है और हम मेजरली अभी इन्हीं प्रोडक्ट्स पे फोकस करते हैं। इसके अलावा सिक्योर्ड लोन्स, वर्किंग कैपिटल लोन्स के भी प्रोडक्ट्स हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको ऑफर करते हैं। स्पेशलाइजेशन बोलेंगे तो आप अनसिक्योर्ड लोन्स में हमारा रहा है। तो इसमें एक क्वेश्चन और है सर आपसे कि पर्सनल लोन और बिजनेस लोन एज अ आउटसाइडर हमको तो एक ही लगता है, या कस्टमर या व्यक्ति एक आम आदमी तो एक ही चीज़ समझता है, तो इनमें कोई डिफरेंस है या एक ही हैं? देखिए बैंक की टर्मिनोलॉजी में अगर हम बात करें तो पर्सनल लोन दोनों प्रकार के प्रोफाइल्स को दिया जाता है। बेसिकली अगर समझे तो सैलरीड जो लोग हैं, जो उस क्लास है, उनको जो लोन दिया जाता है इंडिविजुअल कैपेसिटी में, वो पर्सनल लोन की श्रेणी में आता है। कई बैंकों में या NBFC कंपनी में पर्सनल लोन किसी सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल को भी दिया जाता है जो सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस में है, जो बिजनेसमैन कैटेगरी का है, उनको दिया जाने वाला लोन को भी पर्सनल लोन कैटेगरी में माना जाता है। ये अपने अपने बैंकों की अपनी फिलोसफीज़ हैं कि वो किस प्रकार के उनके पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करती हैं, किस में पर्सनल लोन में किस प्रोडक्ट को पकड़ेंगी, उस हिसाब से उसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बनाएंगी, और ये सबका अपना कंपनी का इंडिविजुअल उसमें होता है। बट ब्रॉड वे में अगर देखें तो पर्सनल लोन इज़ अ लोन गिवन टू अ सैलराइड पर्सन, और बिजनेस लोन एज नेम सजेस्ट ये उन सारे तमाम कस्टमर्स के लिए है जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और अपना खुद का व्यवसाय करते हैं। किसी भी बिजनेसमैन को दिया जाने वाला लोन एक बिजनेस लोन कहलाता है। और जो हमारे प्रोडक्ट का नेचर है अनसिक्योर्ड, वो अनसिक्योर्ड नेचर जैसा शब्द का शाब्दिक अर्थ है, ये किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी ना लेकर दिया जाने वाला लोन है। ये किसी को भी मिल सकता है? जी, इसके अपने कुछ क्राइटेरियाज बैंकों ने रखे हैं। वो बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया जो फुलफिल करता है उनको ये लोन दिया जा सकता है। पुराने ज़माने की अगर अपन बात समझें तो पुराने ज़माने में लोन लेना एक बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती थी, और सिवाय नेशनलाइज बैंकों के और कोई लोन नहीं देता था। तब एक टिपिकल सी चीज़ें आती थी मार्केट में या किसी भी इंडिविजुअल के दिमाग में कि मुझे अगर लोन लेने जाना है तो मुझे सबसे पहले तो कोई सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, मुझे कोई ना कोई पहचान वाला आदमी लेके जाना पड़ेगा जिसको एज अ गारंटर मैं दे सकता हूँ, क्योंकि ये लोन के बेसिक फंडामेंटल हुआ करते थे कि जो भी बैंक अगर लोन देने का तो सबसे पहले आपसे 2 गारंटर मांग लेगा, फिर आपसे कोई सिक्योरिटी मांगेगा कि आपको इतना लोन चाहिए तो कम से कम इतना कोई सिक्योरिटी दें। वो कैश कोलेटरल किसी FD के फॉर्म में हो सकती हैं या कोई प्रॉपर्टी के फॉर्म में हो सकती हैं। तो एक इन जनरल इसी तरीके का लोन का मैकेनिज़्म चला था, और लोगों को भी एक डर था और लोगों को यही पता था कि इस तरीके की चीज़ें होती। बट मार्केट में इतने सारे लोग हैं जिनके पास सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है, या वो
कोई एज अ गारंटर प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए ये पर्सनल लोन और बिजनेस लोन जो अनसिक्योर्ड नेचर के लोन्स हैं, इसको बैंकों ने इंट्रोड्यूस किया है और ये आज की डेट में हर कस्टमर के लिए अवेलेबल हैं, जिसमें उन्हें किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी या किसी प्रकार का कोई गारंटर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओवर द पीरियड बैंकों ने अपने पोर्टफोलियो को स्टडी करके, अपने रिस्क को एवेल्यूएट करके, उसको रिस्क को मिटिगेट करने के लिए कुछ कंडीशंस उन्होंने अब लगा दी हैं, जो पहले नहीं हुआ करती थी। पहले तो बिल्कुल ही ये बिना किसी सिक्योरिटी में आदमी को मिल जाता था। और शेखर जी, आप मानोगे नहीं, अभी तक इतना मार्केट मैच्योर होने के बाद, इतना अवेयरनेस होने के बाद, इतने सारे लोन्स के कस्टमर बैंकों में आने के बाद भी आज भी हमें कस्टमर ऐसे मिलते हैं जो कई बार आश्चर्य से पूछते हैं कि क्या हमें कोई सिक्योरिटी नहीं लगेगी। ये अभी भी होता है, मतलब अभी भी अवेयरनेस उस लेवल तक नहीं गई है जहाँ पे लोगों को ये पता चले कि हमें लोन बिना किसी सिक्योरिटी या बिना किसी गारंटर रह के भी मिल सकता है। एक देखिए, यहाँ दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो ये है कि क्या इन लोन्स के अंदर गवर्नमेंट कुछ सब्सिडीज़ देती है? नहीं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक एमएसएमई के लोन्स होते हैं, तो क्या ये वो लोन्स हैं? ये एमएसएमई के अंतर्गत आते हैं और बैंक इसे कई बार प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के कैटेगरी में भी इसको कैटेगराइज करती है। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में अगर किसी को जाना है और इस लोन के लिए अप्लाई करना है, तो उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी? देखिए, आप बिज़नेस लोन के बारे में समझना चाह रहे हैं कि बिज़नेस लोन जो मिलता है किसी भी व्यवसाय को मिलता है, बेसिकली इसमें बहुत सिंपल सी क्राइटेरिया हैं। कोई भी बैंक या एनबीएफसी जो आज की डेट में मार्केट में लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका बेसिक फ़िलॉसफी जो लोन की है वो दो चीज़ों पर बेस्ड होती है। फर्स्ट इज़ कैपेसिटी टू रीपे एंड सेकंड थिंग इज़ इंटेंशन टू रीपे। ओके। ये दो चीज़ों को एवेल्यूएट करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट आ सकती है, बैंक वो चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन आपसे मांगता है। कैन यू गिव एग्जांपल इस दोनों चीज़ों को लेकर? इसमें जैसे कैपेसिटी टू रीपे के लिए आप कस्टमर का इनकम डॉक्यूमेंट्स देखना चाहेंगे, उनका बैंक स्टेटमेंट देखना चाहेंगे, उनके आज की डेट में जो जीएसटी हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो चीज़ों के रिटर्न्स वगैरह देखना चाहेंगे कि उनकी इनकम उनके लोन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से किस तरीके की इनकम वो शो कर रहे हैं और उनकी एक्चुअल इनकम क्या है। ये बैंक का इवैल्यूएशन का तरीका है। और जहाँ हम इंटेंशन की बात करते हैं, तो इंटेंशन में सबसे पहला आ जाता है आज की डेट में सिबिल। सिबिल इज़ द गेटवे। वो आपकी इंसान की एक फाइनेंशियल जन्म कुंडली देता है और उसी के बेस पे उसको एंट्री एग्जिट डिसाइड हो जाती है। आज की डेट में फिनटेक कंपनीज़ ने तो बहुत अच्छे मॉडल्स और लेके आ गए हैं, काफ़ी सारे उन्होंने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर लिए हैं जिसमें बिज़नेस लोन लेना बहुत और इजी हो गया है, जिसमें वन ऑफ क्लिक ऑफ अ बटन वाली जो बात करते हैं, उसके भी लोगों को बिज़नेस लोन की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती हैं। उन्हें पूरा प्रोसेस ऑनलाइन की तरह करना होता है, डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, सिबिल अगर उनका ओके है, उनके लोन के पेपर्स अपलोड होकर प्रोसेस हो जाएंगे। विद इन 2-3 डेज़ उनको उनके लोन का डिसीजन मिल जाएगा। ओके। तो अनसिक्योर्ड लोन में एक और बेसिक फीचर ये होता है कि ये लोन बहुत जल्दी आपको सैंक्शन भी हो जाता है। इसमें लगने वाला समय जो है वो बहुत कम होता है। कितना होता है ये तकरीबन? बिजनेस लोन में नॉर्मली अगर हम देखें तो हमने देखा है 4 से 7 वर्किंग डेज़ में ये लोन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। कस्टमर के अकाउंट में 10वें दिन तक तो पैसा भी आ जाता है। क्या बात कर रहे हैं? तो इसमें 2 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्योंकि हम इस टॉपिक पे आते हैं उससे पहले पीछे चल रहे हैं हम थोड़ा सा। ये बिजनेसमैन के काम का लोन है ना? तो आपने इसके मेरिट्स बहुत सारे बताए हैं, कुछ इसके डीमेरिट्स भी होंगे। जी। व्हाट आर दोस? देखिए, बिजनेस लोन में इट्स अ शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट लोन। आपको जब एक कोई शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है, चूँकि ये मेजरली 3 सालों के लिए दिया जाता है, 36 महीने का इसका टेनर होता है। 12 महीने से 36 महीने का टेनर आम मोस्टली बैंक्स देते हैं। अभी की डेट में कुछ बैंकों ने 48 महीने या 60 महीने के लिए भी टेनर शुरू करा है। चूँकि ये अनसिक्योर्ड नेचर का है, तो बैंकों को भी अपनी रिस्क सब जगह देखनी है, उनको भी रिस्क कवर करके चलनी है, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है ताकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाए और बैंक का पैसा भी रिपे हो जाए। पर अनसिक्योर्ड होने की वजह से इसका मेजर जो एक सबसे बड़ा इशू सबको सामने आता है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बाकी लोनों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा होता है। कितना होता है तकरीबन? आप होम लोन की बात करेंगे तो आज की डेट में 8.5% 9% के आसपास में होम लोन चल रहा है। अगर आप मॉर्गेज लोन की बात करते हैं तो वो मैक्सिमम 10.5 11 11.5 के आसपास चलता है। पर जहाँ हम बिज़नेस लोन की बात करते हैं, बिज़नेस लोन 16% से स्टार्ट होते हैं। कुछ केसेस में, कुछ सिचुएशन में जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई द्वारा कुछ रिलैक्सेशन मिलती तो कई बार वो रेट 15% या 14% तक भी देखे हैं हमने अभी तक।
बट मेजरली जो है 90% लोन्स हमने देखे जो 60% एंड अबव के रेट से स्टार्ट होते हैं. तो इट गोज़ अप टू 20 to 25% ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क प्रोफाइल. और ये रिस्क प्रोफाइल किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी? रिस्क प्रोफाइल में बैंक्स कैसे कैटेगराइज करते हैं कि ये देखते हैं कि जो बिज़नेस कस्टमर जो हमारे पास आ रहा है वो कस्टमर का बेसिकली उसका विंटेज कितना है, वो कितने सालों से इस बिज़नेस को रन कर रहा है, कितना स्टेबल उसका बिज़नेस है. दूसरा वो उसके टर्नओवर को मेन क्राइटेरिया बनाते हैं. बैंक में आज की डेट में जो मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल है उसमें कस्टमर को 2 तरीके से उन्होंने कैटेगराइज कर दिया है. आपकी अगर सेल या जो सालाना आपका सेल या टर्नओवर जिसे हम कहते हैं वो 1 करोड़ है या 1 करोड़ से कम या 1 करोड़ से ज़्यादा है. 1 करोड़ से कम के लिए कुछ प्रोडक्ट अलग डिज़ाइन किए हुए हैं, उसके क्राइटेरियाज उसके टर्म्स एंड कंडीशन अलग हैं. और 1 करोड़ से अबव की जो सेल्स टर्नओवर शो करते हैं उनके लिए अब बैंकों ने प्रोडक्ट अलग डिज़ाइन किया हुआ, उसकी ऑफरिंग्स अलग हैं. तो वहाँ पर जितना अच्छा सेल्स टर्नओवर जिनका ज़्यादा अच्छा है, जिनका स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी है, जिनका सिबिल रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा है, उनको कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल पाएगा. जिनका जिस बिज़नेस में रिस्क ज़्यादा है, विंटेज कम है, सिबिल रिकॉर्ड ठीक नहीं है या सेल्स टर्नओवर 1 करोड़ से अंदर है, वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा ज़्यादा साइड पर जाएगा. इसमें आपने एक टर्म यूज़ किया था कि बिजनेस प्रोफाइल, है ना? तो इसमें किसी की प्रोफाइल अच्छी या बुरी ये कैसे डिसाइड होता है और क्या इसकी कोई लिस्टिंग है? देखिए, इसमें जो भी लीगल बिजनेस हैं, जो भी लीगल एंटिटीज़ बैंक ने या गवर्नमेंट ने डिसाइड करके रखी हैं वो सारे प्रोफाइल्स एलिजिबल होते हैं. बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट 3 इयर्स की होती है कि मिनिमम आपका बिजनेस विंटेज 3 ईयर होना चाहिए. वो प्रोफाइल एक बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकता है. अब आज के ज़माने में चूंकि जीएसटी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन गया है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी मांगा जाता है और आपका पिछले 2 सालों का जो ट्रेंड है सेल्स का या प्रॉफिट का वो ग्रोथ में होना चाहिए. ये 2-3 क्राइटेरियाज मेनली दिखे जाते हैं, प्लस सिबिल का रिकॉर्ड. जिन लोगों के पास जीएसटी नहीं है, मान लीजिए बहुत सारे वेंडर्स ऐसे हैं जिनका टर्नओवर एक्चुअली 40 लाख से कम है, तो उनके लिए जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं होता है. जी, उस स्थिति में उन लोगों के लिए ये प्रोडक्ट काम करता है क्या? जी, कुछ अब जैसे ही कंपटीशन बढ़ रहा है, काफ़ी सारी फिनटेक कंपनीज इंट्रोड्यूस हो गई हैं, तो हर कंपनी ने अपने मार्केट बनाने के लिए कुछ ना कुछ नए नए इनोवेशन प्रोडक्ट लेके आए हैं. तो उनमें से कुछ कंपनीज़ ने अब ये भी प्रोडक्ट निकाले हैं जहाँ पर जीएसटी अगर नहीं भी है रजिस्टर्ड किसी का बिजनेस में, तो उनको उनकी बैंकिंग हैबिट्स को देखते हुए, उनके बैंकिंग के एवरेजेस को देखते हुए उनको कुछ लोन अमाउंट दिया जा सकता है. इसकी कोई कैपिंग है? ये लोन टिपिकली 10 लाख के अंदर के होते हैं. 10 लाख से ज़्यादा अमाउंट नहीं दिया जाता है इसमें. वही 3 साल के लिए? जी, ठीक है. एक चीज़ और सर, बैंकिंग अगर हम लोग बात करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ज होता है प्रोसेसिंग फ़ीस और एक होता है फोरक्लोजर. तो इन लोनों के अंदर उसका क्या सीन रहता है? देखिए, ये शॉर्ट टर्म लोन है और बैंक को अपनी प्राइसिंग और अपनी कॉस्टिंग और सारी प्रॉफिटेबिलिटी निकालना ज़रूरी होता है. तो इसमें प्री पेमेंट चार्जेस अनसिक्योर्ड लोन में हर लोन पे लगते हैं. रेंज इनका स्टैंडर्ड जो चार्ज किया जाता है सभी बैंकों द्वारा वो 4% ऑफ प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग होता है. ओके. जी, कुछ बैंकों ने अब उसके ऊपर कुछ और तरीके भी निकाले हैं जिसमें अगर आप 1 साल बाद बंद करते हैं तो 4% रहेगा, 2 साल बाद बंद करते हैं तो 3% रहेगा. इस तरीके से ग्रेडिंग भी उन्होंने करके रखी. और इन सम ऑड केसेस जहाँ पे कुछ वेवर भी प्रदान करती हैं बैंकें, बट नॉर्मली 4% प्री पेमेंट चार्जेस फिक्स हैं, अनसिक्योर्ड लोन में लगते हैं. ओके, मगर आप टाइम से पहले क्लोज करोगे तो? जी, टाइम से पहले अगर आप क्लोज करें. एक सर, आपने जैसे बिजनेस लोन की बात की है, तो हमारे इंडिया में बहुत सारे लोगों के पास कोलेटरल है नहीं एक्चुअली देने के लिए और वो बिज़नेस करना चाहते हैं. उनको गवर्नमेंट बैंक से पास जा रहे हैं, वहाँ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है या गाइडेंस नहीं मिल रहा है. तो उन जैसे लोगों के लिए आप लोग किस तरह हेल्प कर सकते हो? देखिए, अगर अपन गवर्नमेंट बैंक और हम जैसे कि हम प्राइवेट बैंक्स के साथ ज़्यादा वर्क करते हैं क्योंकि प्राइवेट बैंक्स के उनके अपने ओन टारगेट्स होते हैं, उनका अपना एक अप्रोच का तरीका है और उनका सर्विस बेस्ड बहुत ज़्यादा काम करते हैं. तो हम भी उसी तरीके से हम किसी भी कस्टमर को डोर स्टेप पे जो है उनको सर्विस देने की कोशिश करते हैं और प्राइवेट बैंक्स हमको हेल्प करते हैं इन सारी चीज़ों करने में. कस्टमर को अपने घर से बाहर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको घर बैठे ही सारी चीज़ें हो सकती हैं. और वही एक मेजर डिफरेंस है जहाँ पे वो नेशनलाइज बैंक से अलग हो जाता है क्योंकि नेशनलाइज बैंक में कस्टमर को खुद अप्रोच करना पड़ता है. बैंक आज की डेट में अभी उतना सर्विस नहीं दे पाया कि वो कस्टमर के घर तक जाए, पर प्राइवेट बैंक्स इसी मॉडल पे काम करती हैं. तो यहाँ पर कस्टमर को सर्विस जो मिलती है वो चीज़ को देखते हुए
हम उसको देते हैं, मतलब सर्विसेज के दे देते हैं, जिसमें दो स्टेप सर्विसेज में उसको बेनिफिट मिलता है नेशनलाइज बैंक के ऊपर। और नेशनलाइज बैंक में कुछ लिमिटेशंस अभी भी हैं और अनसिक्योर्ड लोन देने में अभी भी वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करती हैं अपने आप को। प्राइवेट बैंक्स वहाँ पे ज़्यादा एग्रेसिव हैं, वो चीज़ों में हम उनके प्रोडक्ट्स के थ्रू इनको हेल्प करते हैं। ओके एक सर, मेरे कई यूज़र्स हैं जिनके साथ मैंने एक कॉमन पैटर्न और देखा है कि उनको कई बार क्या हुआ है कि कंसल्टेंट कैसे चुने ये समझ में नहीं आता। मतलब उनके पास हर दूसरे दिन एक नया कोल्ड कॉल जाता है, दे प्रिटेंड टू बी गुड गन, मतलब अच्छा व्यक्ति बताते हैं अपने आप को, कंसल्टिंग बताते हैं, मिलते हैं उनसे, और फिर मतलब उसके बाद कोई कंसल्टिंग होती नहीं है, बस उनको एक प्रोडक्ट जैसे टिपिकल एक बैंक वाला आदमी आता है दे के चला जाता है, उसके बाद ना कोई सर्विसिंग है और ना ही कोई आफ्टर डिस्कशंस होते हैं। तो एक अच्छा कंसल्टेंट और एक बुरा कंसल्टेंट, गुड गाय बैड गाय, तो वो कैसे डिसाइड करे एक आम व्यापारी कि भाई मुझे इस आदमी से कंसल्टिंग लेनी चाहिए नहीं? तो वो क्या चेक पॉइंट्स हो सकते हैं कि किसी भी कंसल्टेंट को चुनने से पहले उसको चेक करना चाहिए? राइट इसमें मैं अभी रिसेंट एग्जांपल आपको कोट करूंगा। एक कस्टमर के पास हम कॉल पे गए थे और मिलने गए थे। ही वाज अ गुड इंडस्ट्रियलिस्ट, बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, और उन्होंने हमसे कोई भी बात करने के पहले उन्होंने कुछ सवाल करे हमसे कि पहले तो हमारे बारे में जानना कि आप लोग क्या करते हैं, क्या बैकग्राउंड रहा है, कितने वर्षों से आप ये चीज़ कर रहे हैं, फिर कंपनी के बारे में कुछ जानकारी लेनी चाहिए, फिर उन्हें कुछ कस्टमर्स के बारे में जानकारी लेनी चाहिए कि आपने किस कस्टमर्स को क्या आपने करा है, मेरी इंडस्ट्री या मेरी फील्ड के किसी कस्टमर को आपने क्या किस प्रकार की फंडिंग अरेंज कराई है, और फिर इन जनरल उन्होंने वही एक मोडस ऑपरेंडी समझने की कोशिश करी कि आप किस तरीके से वर्क करते हैं, आपका क्या स्टेजेस किस तरीके से होती हैं, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, मेरा क्या इन्वॉल्वमेंट रहेगा, आपका क्या इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी सालों बाद किसी कस्टमर ने ऐसा पूछा, और मुझे अच्छा लगा कि भाई कुछ जो खुद अवेयर कस्टमर होते हैं वो इन सब बारों में जानते हैं, और उसके बाद ही उन्होंने अपने केस के बारे में हमको डिटेल देना स्टार्ट करी। उसके पहले तक उन्होंने कुछ भी नहीं करा, पहले 20 मिनट तक उन्होंने सिर्फ हमारे बारे में जाना। तो कस्टमर्स चाहें, और कस्टमर की देखिए पूरी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, अगर उसकी रिक्वायरमेंट कैसी है और उसका बैकग्राउंड क्या है, उस हिसाब से कस्टमर डिसाइड करता है कि मेरे को, मैं जिससे डील कर रहा हूँ, मुझे उसके बारे में क्या जानकारी लेने की ज़रूरत है। मोस्टली ऐसा होता है कि जो मार्केट में सेल्स लोग काम करते हैं वो किसी न किसी के रेफरेंस लेके जाते हैं कई बार। और टेलीकॉलिंग की अगर आप बात करें तो टेलीकॉलिंग भी प्योरली टाइमिंग का खेल है कि अगर उस टाइम पे कस्टमर की रिक्वायरमेंट है और उसके पास कॉल आ गया तो वो ज़रूर एक बार मौका देने की कोशिश करता है। बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दैट ट्रांजेक्शन वो पूछ लेता है, समझ लेता है कि हाँ मैं किसके साथ काम कर रहा हूँ, मैं उससे कितना ट्रस्ट कर सकता हूँ। तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं जिसमें कस्टमर के ऊपर प्योरली डिपेंड करता है कि वो कैसे पूछना चाहता है। वो चाहे तो कस्टमर के बारे में जानकारी ले सकता है कि मैं जिससे डील कर रहा हूँ उसका क्या क्वालिफिकेशन है, वो उनका बैकग्राउंड क्या है, वो कंपनी क्या करती है। वो चाहे तो उनके कंपनी के वेबसाइट्स पे जाके उनके बारे में चेक कर सकता है। आज की डेट में ऑनलाइन सबसे ज़्यादा लोग चेक करते हैं किसी के भी बारे में, उसका फेसबुक प्रोफाइल चेक कर लेते हैं, इंस्टा प्रोफाइल चेक कर लेते हैं, कंपनी का प्रोफाइल चेक कर लेते हैं कि भाई कंपनी किस तरीके से काम कर रही है और इनके क्या कोई टेस्टिमोनियल अवेलेबल है या किस तरीके कोई एंडोर्समेंट किसी कस्टमर का अवेलेबल है। तो इस तरीके से भी लोग चेक करते हैं उनके बारे में। और दूसरा ये भी देखते हैं कि आपका सब्जेक्ट नॉलेज क्या है। कई बार आप जब सब्जेक्ट नॉलेज के बारे में, जब कस्टमर से उसकी रिक्वायरमेंट के बारे में और उसको जो तरीके से आप उसको डॉक्यूमेंटेशन समझाते हैं या उसके जो सॉल्यूशन समझाते हैं कि हम आपको किस तरीके से सॉल्यूशन दे सकते हैं, उसके बेस पे भी आदमी को डिसीजन लेने में ईजी होता है कि हाँ मैं सही आदमी के साथ काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि कुछ मार्केट में लोग जो काम करते हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है या सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचने के हिसाब से वो देखने जा रहे हैं, तो वहाँ पर कस्टमर के समझ में आता है वो चीज़ें। अब वो डिपेंड करता है प्योरली कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। उस टाइम उसकी रिक्वायरमेंट जितनी अर्जेंट होगी, क्योंकि हमारे अनसिक्योर्ड लोन की हम जो बात कर रहे हैं अभी, ये प्योरली कस्टमर की अर्जेंट रिक्वायरमेंट पे बेस्ड है। अगर कस्टमर की अर्जेंट रिक्वायरमेंट नहीं है तो उससे ये लोन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो चाहे तो कुछ मॉर्गेज लोन या लॉन्ग टर्म के लोन के हिसाब से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के प्रोडक्ट को भी ऑप्ट कर सकता है। सो 2 क्वेश्चन है यहाँ। पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट वाला लोन है अगर, तो इस स्थिति में आपको क्या लगता है कि व्यापारी पहले तो पहुँचता क्यों है? बिजनेस में बहुत सारे सिनेरियोज आते हैं और उसमें कई बार ऐसे सिनेरियोज भी रहते हैं जब हमें कुछ शॉर्ट टर्म अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले के ज़माने में और अभी भी ऐसे ज़माने में बहुत सी ऐसे मैकेनिज़्म अवेलेबल है जहाँ पे लोग प्राइवेट फाइनेंसर्स या मनी लेंडर के पास में जाकर
इस तरीके के प्रोडक्ट ले लिया करते थे। मैं पर वहाँ पर भी उनको किसी गारंटर की ज़रूरत पड़ती है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, पर चूंकि वो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है इसलिए वो कर लेते हैं। अब शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट किसी भी प्रकार की हो सकती है कि भाई आदमी को कोई उनका मान लीजिए कोई अच्छे कुछ बड़े पेमेंट फंस गए हैं और उनको कोई एक बड़ा ऑर्डर कंप्लीट करना है, या उनको एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी कोई डील मिल रहा है जिसमें उनको बहुत अच्छी प्राइस पे कोई प्रोडक्ट खरीद कर उसको बेचने का मौका है, या कई आप देखेंगे सीजनलिटी फैक्टर्स भी आते हैं जहाँ पे भाई दिवाली दशहरा कोई त्यौहार का सीज़न है जहाँ पे उनको स्टॉकिंग ज़्यादा करनी है, ज़्यादा स्टॉक लेके उसको बेचना है। तो ये सारी शॉर्ट टर्म्स की रिक्वायरमेंट है जिसमें जिसको जो गुड्स हैं वो 3 से 6 महीने में उसको बिकने के बाद उसका रिकवरी उसके अमाउंट पूरा वो मिल सकता है। तो इस तरीके की रिक्वायरमेंट के लिए आदमी को थोड़ा शॉर्ट टर्म की अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं लगता है उसको, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करना है, कोई बड़ी मशीन नहीं खरीदनी है, ऐसा कुछ नहीं खरीदना है, तो वो इस तरीके के लोन पे जाता है। क्योंकि ये अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन जो है कैश लोन है, ये सीधे आपके बैंक अकाउंट में आता है और आपको पैसा वो यूज़ करने को मिलता है। बाकी हम सिक्योर्ड की जो लोन बात करते हैं वो या तो हम घर खरीदने के लिए ले रहे हैं, या कार खरीदने के लिए ले रहे हैं, या किसी मशीन खरीदने के लिए ले रहे हैं, या सिर्फ लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एक प्रोडक्ट है जिसमें कस्टमर को अकाउंट में पैसा मिलता है ताकि वो बिज़नेस के यूज़ कर सके। वो सेम उसी तरह के बिज़नेस लोन जो हमारा अनसिक्योर्ड नेचर का है वो भी उसको कैश लोन है। तो उस कैश की उसको रिक्वायरमेंट जब आती है उस तरीके के सारे बिजनेस के सिनेरियोज में वो उसको ले सकता है। सेकंड क्वेश्चन जो मेरा इससे जुड़ा हुआ है, कब इस लोन को नहीं लेना चाहिए? देखिए इसमें ये प्योरली कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी रिक्वायरमेंट शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। उससे बेहतर समझने वाला वही इंसान हो सकता है, उसे हम या कोई और नहीं समझा सकते हैं। बट कस्टमर की जहाँ भी शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट है तभी उसको ये लोन लेना चाहिए, और जहाँ पे उसका प्रॉफिट मार्जिन उसको अलाउ करता है। चूँकि जैसे मैंने बताया कि अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है, तो वो अपना प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करके उसको देखना चाहिए कि भाई उसका अगर प्रॉफिट मार्जिन थिन है तो उसे बिजनेस लोन के ऊपर नहीं जाने की ज़रूरत है। उसने कोई सिक्योर्ड लोन की तरफ ही जाना चाहिए जहाँ पे उसको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में उसको कॉस्टिंग कम पड़े उस चीज़ की। प्रॉफिट मार्जिन के अलावा और क्या चीज़ हो सकती है जिसको वो ध्यान में रखे? देखिए आज की डेट में मार्केट में बहुत एग्रेसिवली बैंक्स काम कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से लोगों को पैसा देते हैं। कई लोगों के पास में जो ऑलरेडी लोन्स लिए हुए हैं उनके ऑब्लिगेशंस काफ़ी सारी हैं, मंथली बहुत EMI चुका रहे हैं, उसके बावजूद भी किसी न किसी तरीके से उनको पैसा अवेलेबल हो रहा है। तो इसका कस्टमर को ये नहीं देखना चाहिए कि मुझे जो ज़रूरत है उससे ज़्यादा वो ले ले। हमने देखा है मार्केट में कई बार कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, से फॉर एग्जांपल 50 लाख की है कि मुझे 50 लाख का अमाउंट चाहिए और उसमें मुझे मेरा पर्टिकुलर ये असाइनमेंट मैं कंप्लीट कर लूँगा या ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लूँगा, पर उसे जस्ट बिकॉज बैंक उसे कह रहे हैं कि हम आपको 75 भी दे सकते हैं या हम आपको 1 करोड़ तक भी दे सकते हैं, तो कस्टमर कई बार वो ले लेते हैं। ये गलती नहीं करनी चाहिए। अगर उन्हें एक्चुअल रिक्वायरमेंट और उस फंड का एंड यूज़ अगर उनके दिमाग में क्लियर है, उसके बगैर उनको वो नहीं लेना चाहिए। क्योंकि इस तरीके के ट्रांजैक्शंस में हमने देखा है कि कई बार बैंक ने तो उनको पैसे दे दिए चूँकि उनके क्राइटेरियाज में फिट हो रहा था, प्रोडक्ट अलाउ कर रहा था कि उनको देना चाहिए पैसे, पर कस्टमर की रिक्वायरमेंट कम थी, पर उसने ये सोच के ले लिया कि चलो पैसा मिल रहा है, अच्छे रेट पे मिल रहा है तो मैं इसको कहीं लगा दूंगा। पर वो चीज़ फ्यूचर में थोड़ी तकलीफ भी देती है। जैसे अनसीन इवेंट्स हुए हैं अपने यहाँ कोविड के, ऐसे बहुत सारे लोगों को परेशानी आई, और बिज़नेस में भी इस तरीके के उतार चढ़ाव हमेशा से ही आते हैं जिसको हम किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आपकी जो ज़रूरत है आप उससे ज़्यादा लोन पे ना जाएं, क्योंकि बेहतर ये है कि अपने प्रॉफिट जो आप जनरेट कर रहे हैं उससे ही आपके बिज़नेस को रन करें। जो एक वर्किंग कैपिटल गैप है, बेसिकली फंडिंग होती है वर्किंग कैपिटल गैप को ब्रिज करने के लिए, पर कई बार आदमी उस तरीके से ले लेता है पैसा जहाँ उसको ज़रूरत नहीं है। दूसरा एक कई बार कॉमन चीज़ हमको देखने को मिलती है कि कस्टमर एंड यूज़ बदल देता है। पैसा बिजनेस के लिए लेता है पर उसको यूज़ कहीं और डाल देता है, या कोई और ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी देखते हुए कहीं वो पैसा लगा देता है जिससे उसको लगता है कि इसमें मैं ज़्यादा पैसे बना सकता हूँ, इसका रिटर्न्स मुझे अच्छा मिल सकता है। जैसे कि प्लॉट खरीद लेते हैं लोग, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रकार की स्पेकुलेशन एक्टिविटीज़ में डाल देते हैं, क्योंकि ये कैश लोन है, कस्टमर के पास पैसा है उस तरीके को। जी बिल्कुल, शेयर मार्केट में भी ये बीच में रिसेंटली बहुत प्रॉब्लम हुई है इस चीज़ को लेके, और काफ़ी सारे सैलरीड कस्टमर्स ने ये किया है, और बड़े बड़े शहरों में इसके ऊपर काफ़ी दिक्कतें आई हैं बैंक को, क्योंकि बहुत लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा लेकर लोगों ने शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर दिया है, और चूंकि वो हमेशा से रिस्की है और अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो सभी के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये बिजनेसमैन
तो हमेशा से ही देखिए हमें अपना प्रॉफिट के बारे में सोचता है या कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी देखता ही रहता है। तो वो कई बार ये भी एक गलती कर बैठते हैं कि वो फंड जो बिज़नेस में लगना चाहिए जिससे बिज़नेस को ग्रो करने में हेल्प मिले, वो पैसा कहीं और लग जाता है, जिसकी वजह से फिर उनकी EMI सर्विस करने की कैपेबिलिटी कम हो जाती है और 1 साल 1.5 साल के बाद में कस्टमर को EMI चुकाना थोड़ा भारी पड़ने लगता है। और वो स्ट्रेस जो है वो बिज़नेस लोन में कई बार हमने देखा है, क्योंकि उसकी EMI हैवी बनती है, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म लोन है, अगर आप अमाउंट बड़ा उठा रहे हैं तो आपकी EMI भी ज़्यादा आनी है, तो वहाँ पर आदमी को फिर थोड़े टाइम बाद में स्ट्रेस आ जाता है। और सिबिल की हम जो बात करते हैं, हाँ, अनसिक्योर्ड लोन्स का बाउंसिंग सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है आपके सिबिल को। अच्छा, किसी भी पर्सनल लोन या बिजनेस लोन में अगर आपने EMI बाउंस कराई है, ड्यू डेट पे आपने पैसा नहीं भरा है, तो आपका सिबिल हिट होगा, आपका स्कोर नीचे जाएगा। ये चीज़ एक सबको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होती है। क्रेडिट कार्ड जो एक अनसिक्योर्ड का ही प्रकार है, उसके डिफ़ॉल्ट आपका सिबिल स्कोर ख़राब करते हैं। पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, ये आपका सिबिल स्कोर ज़्यादा ख़राब करते हैं। ज़्यादा ख़राब करते हैं, मतलब हिट तो होगा बट हिट ज़्यादा तो होगा ही, पर उसका स्कोर ज़्यादा डाउन होता है। ज़्यादा डाउन होगा, करेक्ट। इंटेंशन में इसमें आपका फ़र्क आ जाता है। बिल्कुल। ओके, सो अभी जो सेकंड क्वेश्चन से एक थोड़ा सा जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, आपने बताया कि किन किन को किन किन परिस्थितियों में नहीं लेना चाहिए, बट बिजनेस लोन में चूंकि EMI बहुत हैवी बनती है, तो बिजनेसमैन को अपने कैश फ्लो को कुछ असेसमेंट मेथड या कोई टूल यूज़ कर सके, जिससे उनको आइडिया लग जाए कि मैं इतने तक की EMI पे कर सकता हूँ कंफर्टेबली मेरे कैश फ्लो के आधार पे। क्योंकि जो आपने सिनारियो अभी बताया है, मैंने ऐसा बहुत सारे लोगों की बुक्स में देखा है कि जहाँ पर लोग अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा की EMI भर रहे हैं, उनका बिजनेस अलाउ नहीं करता है, उनकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है, बट दे आर पेइंग मोर देन दैट। वो चीज़ क्लियरली वही रिफ्लेक्ट करती है कि पैसा कहीं और लगा है। क्योंकि एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बहुत बेहतर तरीके से जानता है, वो अपने कैश फ्लोज को भी जानता है, वो अपने गैप को भी जानता है, और उसकी रिपेमेंट कैपेसिटी क्या हो सकती है उसके बारे में भी उसका असेसमेंट बहुत अच्छे तरीके से होता है। कोई एक नंबर, मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई आदमी 1 लाख रुपए महीने का नेट प्रॉफिट कमाता है, तो हाउ मच ही कैन कंसीडर एक अनसिक्योर्ड लोन की EMI कितनी कंसीडर कर सकता है? देखिए, इसके ऊपर फिलॉसफी या एक प्रैक्टिस कह लें जो बैंक्स यूज़ करती हैं लोन देने में, वही कंसेप्ट आदमी लोन लेने में भी यूज़ कर सकता है कि भाई उसके पास एटलीस्ट 40% ऑफ हिज इनकम सेविंग में रहना चाहिए। वो अपनी इनकम का 60% तक का EMI का बर्डन ले सकता है। अगर मंथली इनकम उसकी 1 लाख रुपए अगर आ रही है, तो उसको 60,000 70,000 से ज़्यादा का EMI बर्डन नहीं लेना चाहिए। इसमें भी 2 तरह की इनकम होती है बिजनेस में, एक फिक्स इनकम होती है और एक वेरिएबल इनकम होती है। कई बार सीजन्स में सेल ज़्यादा होती है तो इनकम ज़्यादा होती है, और बाकी के जैसे मान लीजिए 3 महीने का सीज़न है, दिवाली का किसी का सीज़न है, तो 3 महीने उसकी सेल बाकी के साल महीनों के मुकाबले डबल ट्रिपल भी हो सकती है। तो किस अमाउंट पे वो प्लान करे, इन 3 महीने की सीज़न के आधार पे, साल भर के आधार पे, या ऑफ सीज़न की सेल्स के आधार पे? देखिए, उनको तो उसके सालाना सेल के हिसाब से ही उनको हमेशा प्लान करना चाहिए। और चूँकि ये जो शॉर्ट टर्म लोन्स हैं हमारे पास में अवेलेबल कस्टमर के पास, वो इनका उपयोग करके सीजनैलिटी फैक्टर को भी अपना प्रॉफिटेबल बना सकता है। ओके। पर उन्हें कि जो बिज़नेस लोन का नेचर है, 3 साल का टेन्योर है, उसके लिए उनको सालाना सेल के बारे में ही प्लान करना चाहिए। उसमें ये फैक्टरिंग आ जाएगी ऑटोमेटिकली कि सीज़न में मेरा आप कितना जाता है या मुझे क्या रिक्वायरमेंट आ सकती है, उसके हिसाब से उसको एवरेज आउट करके वो ज़रूर उसकी प्लानिंग कर सकता है। इसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की टाइप के कुछ प्रोडक्ट्स भी उपलब्ध हैं क्या? जी, अभी कुछ समय से बिज़नेस लोन के इसमें मेजरली NBFC कंपनी ने OD फैसिलिटी भी देना शुरू करा है, जिसे बिज़नेस लोन ओवरड्राफ्ट कहते हैं। ये बिज़नेस लोन की पूरे इवैल्यूएशन प्रोसेस सेम वही होती है, सिर्फ रिपेमेंट मैकेनिज्म चेंज हो जाता है। जहाँ नॉर्मली टर्म लोन में EMI बेस्ड कस्टमर को देना रहता है, यहाँ पर उनको एक OD फैसिलिटी दे दी जाती है। बेसिकली ये बैंकिंग कंपनीज नहीं, ये सारे NBFC कंपनीज हैं, और इन्होंने IT के यूज़ को करते हुए वर्चुअल अकाउंट्स क्रिएट करते हैं। वो तो कस्टमर को वर्चुअल अकाउंट दे देते हैं, और उन वर्चुअल अकाउंट में कस्टमर को एक यूज़र ID पासवर्ड मिलता है, जिसको वो अपना अकाउंट ऑपरेट कर सकता है, और उसको एक लिमिट सेट कर दी जाती है। तो वो अमाउंट वो जब भी चाहे अपने उपयोग के अनुसार वो ले सकता है। उतना पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेगा, और उसका फिर जो भी यूज़ करना है उसको वो कर सकता है। और जब भी उसके पास पैसा रिफंड आ जाता है या अमाउंट उसका रिकवरी हो जाती है, वो उस पैसे को वर्चुअल अकाउंट के द्वारा ही वापस अपने अकाउंट में पार्क कर सकता है। तो उस केस में फ़ायदा यही हो जाता है कि वो जितना अमाउंट यूज़ करता है उतना ही उनको ब्याज लगता है।
मतलब जितना यूज़ करेगा उतने पे इंटरेस्ट उस पे देना उनको है। इंटरेस्ट देना है। तो इसमें कोई ईएमआई नहीं आती है? इसमें ईएमआई नहीं आती है, बट इसमें इस प्रोडक्ट का नेचर, इस प्रोडक्ट को कहला जाता है ड्रॉप लाइन ओडी। इसमें आपकी लिमिट जो है पर्टिकुलर अमाउंट से हर महीने ड्रॉप होती जाती है, ओके। और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में ये लोन ख़त्म भी हो जाता है। ये इसका सबसे बेस्ट फीचर है कि वो एक लोन ख़त्म हो जाता है। टिपिकली यार अगर आप इसको कंपेयर करें, जो सीसी लिमिट या ओडी लिमिट बैंकों द्वारा कस्टमर को दी जाती हैं, उसमें वो हर साल रिन्यूएबल पे प्रोडक्ट होता है। एक साल के लिए वो आपको लिमिट मिलती है और आप जितना यूटिलाइज करते हैं उसका आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। बट मेजर केसेस में ये देखा गया है कि कस्टमर उसके पूरी लिमिट यूटिलाइज करके बैठ जाता है और बाद में सिर्फ इंटरेस्ट सर्व करते रह जाता है और फर्दर वो अपने अमाउंट को यूज़ नहीं कर पाता, क्योंकि पैसा प्रिंसिपल में नहीं जा पाता। ड्रॉप लाइन ओडी प्रोडक्ट का ये फीचर है कि इनका, इसमें जब आप रीपेमेंट करते हैं तो आपका पैसा प्रिंसिपल में भी जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने किसी ने डीओडी लिमिट ले रखी है और उसने अपना लिमिट 50% यूज़ किया है, तो वो 50% जो अमाउंट उसने यूज़ किया है उसको हर महीने उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड हुआ है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको पे करना होता है। और बाकी उसका जो ड्रॉप अमाउंट होता है, जो लिमिट ड्रॉप करने वाला अमाउंट है, वो अमाउंट उसके रिमेनिंग बैलेंस लिमिट में से कम होता जाता है। तो वहाँ तक कस्टमर की जो लाइबिलिटी है वो सिर्फ उसका इंटरेस्ट पे करने की होती है। बट फॉर एग्जांपल, उसका अगर अमाउंट की रिक्वायरमेंट बढ़ गई और उसने लिमिट 100% यूज़ कर ली, उस केस में उसको जो अमाउंट उसने यूटिलाइज किया उसके ऊपर इंटरेस्ट प्लस उसका जो ड्रॉप लाइन अमाउंट है वो भी एक ईएमआई के तौर पे भरना होता है। तो वही पैसा उसका बेसिकली प्रिंसिपल अमाउंट में जमा होता जाता है। तो यहाँ पर उसकी चीज़ें बदल जाती हैं अगर उसका 100% यूटिलाइजेशन लिमिट का हो चुका है तो। एक चीज़ और, नॉर्मली एक आरबीआई का मैंडेट है कि आपकी अगर ऑलरेडी एक जगह कहीं लिमिट चल रही है सीसी या ओडी, तो उसके साथ आप कहीं एक और ओडी या सीसी नहीं चला सकते। तो क्या वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट होती है? अनसिक्योर्ड बीएलओडी ले सकता है कस्टमर, उसके साथ भी ले सकता है? सकता है। उसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो इस तरीके की फैसिलिटी नहीं ले सकता। आज की डेट में तकरीबन कितने एनबीएफसी या बैंक्स हैं जो ये प्रोडक्ट दे रहे होंगे? लगभग 6 या 7 ऐसे एनबीएफसी कंपनीज हैं जो इस तरीके के प्रोडक्ट ऑफर कर रही हैं। ओके। एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट और मुझे याद आता है अभी कि कई लोग ऐसे हैं जो लोग सो कॉल्ड कंसल्टेंट्स के कहने पे, जिनको अपने प्रोफेशन का ठीक से नॉलेज नहीं है, बहुत सारी बैंकों से पैसा उठा लेते हैं एक साथ और उसके कॉन्सिक्वेंसेस उनको बाद में आते हैं। तो 2 क्वेश्चन है यहाँ, उनके बिजनेस के लिए ये कितना सही है? दूसरा, अगर वो इस स्थिति में फंसे हुए हैं तो इससे बाहर कैसे आए? देखिए, ये अभी कुछ वर्षों से देखा गया है। मैं बताऊं, लगभग 2012-13 के बाद से मार्केट में ये नया चलन आया था जिसमें जो है कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट अगर ज़्यादा है तो कुछ कंसल्टेंट उन्हें मल्टीपल बैंक्स के द्वारा उनकी लोन की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर देते थे। अब इसमें जनरली ऐसा फिनोमिनन चलता था कि भाई ये दोनों बैंकों में पैरेलल उनकी एप्लीकेशन प्रोसेस होती है और एक बैंक को नहीं बताया जाता कि वो दूसरे बैंक से भी पैसा ले रहे हैं। ये एथिकली गलत है। और पर चूँकि मार्केट में कई प्रकार के ट्रेंड्स आते हैं और कई प्रकार की चीज़ें होती हैं, तो ये भी चीज़ें चल पड़ी हैं और काफ़ी कस्टमर्स ने इसका बेनिफिट उठाने की भी कोशिश करी। पर जैसा मैंने अभी इसके पहले बताया कि कस्टमर को अपनी नीड से ज़्यादा, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा का अमाउंट नहीं लेना चाहिए। पर कई बार कस्टमर के दिमाग में ये एक लालच भी आ जाता है कि मेरे को अगर अमाउंट मिल रहा है तो मैं इसका कहीं और सदुपयोग करके और अपने लिए कुछ प्रॉफिट जनरेट कर लूँगा। तो उस केस में कस्टमर लेने जाता है और एक बड़ा अमाउंट चूँकि उसको बिना सिक्योरिटी का मिल रहा है। तो समझिए यहाँ पे कस्टमर की कहीं तो भी एक फिलॉसफी भी होती है कि इसमें मुझे किसी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ रही, तो चलो मैं बड़ा अमाउंट उठा लेता हूँ, तो मैं इसको रीपे भी कर दूंगा, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, मैं सारी चीज़ें इसको सेट कर लूँगा। बट ये मल्टीपल बैंकों से लोन लेने में आप भी समझ सकते हैं, जब आपकी कैपेसिटी अलाउ नहीं कर रही है और आपने उस टाइम पे ज़्यादा अमाउंट ले लिया है, तो आप जब सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब होती है या कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है, तो वहाँ आप एक बैंक की जगह या 2-3 बैंकों के साथ में जस्टिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, उनको भी उनकी ईएमआई में आपको रीपे करने में समस्या आ जाएगी। तब वहाँ पे आपका सिविल ख़राब होगा ही होगा, प्लस बैंक में भी आपकी क्रेडिबिलिटी ख़राब हो रही है। वहाँ एक की जगह जो 4 बैंकों से आपने पैरेलल फंडिंग ले रखी, वहाँ पर भी सब जगह आपकी समस्या आना शुरू हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन और है कि यहाँ अगर कोई इस स्थिति में फंसा हुआ है अभी और उससे बाहर आना चाह रहा है, तो व्हाट ही कैन डू? इसमें सबसे पहले तो कस्टमर को अपना रिकॉर्ड ख़राब होने के पहले ये डिसीजन लेना ज़रूरी है। अगर वो ईएमआई बाउंस करने के बाद में अगर ये चीज़ें करने जाएगा तो शायद उसके लिए तकलीफ़ हो सकती है या उसको सोल्यूशन ना मिले।
बट जो एक सबसे कॉमन प्रैक्टिस हमने देखी है लोगों की कि कस्टमर फिर इसको कंसोलिडेशन के मोड पे जाते हैं और किसी प्रॉपर्टी को रखकर एक बड़ा अमाउंट कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेकर इस लोन को बंद कराते हैं। तो वह कहीं एक बैंक से लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के प्रोडक्ट में जाकर बड़ा अमाउंट लेकर जहाँ से भी अपने बिजनेस लोन ले रखे हैं उनको लोन को कंसोलिडेट करके ख़त्म किया जा सकता है। तो बेनिफिट ये हो जाता है कि आपकी अगर आपकी ईएमआई चल रही हैं 4 बैंकों से तो वो ईएमआई एक बैंक में आ जाएगी। दूसरा जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 16-18% पे चल रहा था वो सीधा गिर कर 10-11% पे आ जाएगा। प्लस ये लोन जो आपका 3 सालों के लिए आपको मिला था जिसमें हैवी ईएमआई थी, अब ये मॉर्गेज का लोन आपको 10 साल या 12 साल के टेनर तक भी मिल सकता है, 15 साल के टेनर पे भी मिल सकता है। तो आपकी ईएमआई कंपैरेटिवली काफ़ी कम आ जाएगी। तो आपका जो फाइनेंशियल मंथली ऑब्लिगेशन है वो उस लेवल पे आ जाएगा जहाँ से आप उसको कंफर्टेबली पे भी कर सकते हैं और अपने बिजनेस पे भी प्रॉपर ध्यान दे सकते हैं। दिस इज़ द वन सॉल्यूशन। अब किसी के पास अगर कोलेटरल नहीं है, व्हाट ही विल डू? अभी इसमें देखिए कुछ अभी हमने ऐसे केसेस देखे हैं या कुछ कस्टमर्स को हमने देखा है हमारे जिन्होंने कुछ फंड बड़ा उठाया हुआ था और अभी उनको थोड़ा सा उसको रीपे करने में स्ट्रेस आ रहा है। तो उन्होंने अभी CGT SME बैक जो लोन्स अभी गवर्नमेंट काफ़ी प्रमोट कर रही है जिसमें आपको किसी प्रकार की सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले अभी 2 करोड़ तक की लिमिट थी, उसमें अब 5 करोड़ तक की भी लिमिट हो गई है। तो उसके कुछ क्राइटेरियाज़ में अगर जो फुलफ़िल करते हैं कुछ कस्टमर्स अभी उन प्रोडक्ट्स पे भी जा रहे हैं। वो प्रोडक्ट्स में वो 2 करोड़ तक का अमाउंट तो ले ही सकते हैं और अब 5 करोड़ तक की भी लिमिट है उसमें सर्टन क्राइटेरियाज के साथ। वो चीज़ लेके भी लोग अभी अपना डेट का कंसोलिडेशन कर रहे हैं। ओके, मतलब वो CGT MSME स्कीम के अंतर्गत वहाँ पे उसको अनसिक्योर्ड नेचर का लोन मिल रहा है बड़े अमाउंट। टेन्योर लंबा होता है क्या? हाँ जी, उसमें टेनर लंबा मिलता है, 7 सालों तक का टेनर मिल जाता है उसमें। और उसमें कई बार लिमिट फॉर्मेट में भी उसको फैसिलिटी मिल सकती है। अच्छा। तो उसको एक जो मंथली ऑब्लिगेशन फिक्स है उसका वो छोड़ के उसको इंटरेस्ट पे भी आ सकता है वो। कैश फ्लो उसका फ्री हो जाएगा देखा जाए तो पूरा। यस। अब आगे बढ़ते हैं सर। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बोला GST, है ना? GST में और 1 करोड़ के ऊपर वालों को बैंक प्रेफर करता है, 1 करोड़ से नीचे वालों को थोड़ा सा रेट ज़्यादा लगता है, प्रेफर कम करता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिया में ट्रेंड है वो ये है कि हमको वाइट में धंधा ही नहीं करना। ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक जैक खेलते हैं इंडिया में लोग। तो इन ब्लैक जैक वालों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए मेरे में तो कहने की ज़्यादा मुझे अभी लगता नहीं कि मुझे इस बारे में कुछ कहना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी कुछ सालों से इसके ऊपर वर्क कर रही है और लोगों को डिजिटल ट्रांजैक्शन के थ्रू या वाइट ट्रांजैक्शन के ऊपर कंपल्सन किया जा रहा है कि वो अपने बिजनेस को लेके आए। पर एक ये फिलॉसफी की बात है, देखिए जहाँ पे बिजनेसमैन अपने बिजनेस को उसके काम करने के 2-3 तरीके होते हैं। एक ट्रेडिशनल तरीका होता है जिसमें लोगों ने थोड़ा टैक्स से पैसा बचा लो या दिखाओ नहीं कि हम कितना पैसा कमा रहे हैं। इस फिलॉसफी पे लोग काम करके अपना बिजनेस करते थे और पैसा वो साइड में बचाया करते थे, कैश ट्रांजेक्शन ज़्यादा करते थे ताकि वो कहीं कैच ना हो या ट्रैक ना हो, और उस तरीके से बताया करते थे। पर जैसे जैसे अब GST इम्प्लीमेंट हो गया है, डिजिटल चीज़ें इम्प्लीमेंट हो गई है, UPI का ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा यूसेज होने लगे हैं, तो ये सारे ही ट्रांजेक्शन अब धीरे धीरे बैंक सिस्टम में आने लग गए हैं, वो ट्रैक होने लग गए। प्लस जो नई जनरेशन आज की डेट में बिज़नेस में उतर रही है, जो अपना ट्रेडिशनल बिज़नेस को, पुश्तैनी बिज़नेस को संभाल रही है, वो जब अपना उनका जो तरीका हो रहा है काम करने में, वो नए सिस्टम को समझ रहे हैं, अवेयरनेस उनकी ज़्यादा है, नॉलेज अच्छा ज़्यादा है, पढ़े लिखे ज़्यादा हैं पहले अपने पूर्वजों के मुकाबले, तो वो इन सब चीज़ों को समझ रहे हैं कि मेरे बिज़नेस को अगर मैं ऑनलाइन रखूँ या मेरे बिज़नेस को मैं ट्रांसपेरेंट रखूँ तो मुझे इसको बढ़ाने करने में ज़्यादा हेल्प मिलेगी। पहले की थोड़ी फिलोसफी होती थी कि लोग पैसा तो कमा लेते थे पर दिखाते नहीं थे, पैसा दिखता है उनके रहन सहन में दिख जाता था, बट भाई गवर्नमेंट को नहीं पता या जनरल इससे ऑन पेपर वो नहीं होता था, ऑन पेपर नहीं होता। अभी अब ऑन पेपर पे करने की अहमियत लोग समझने लगे हैं, नई जनरेशन इसको समझने लगी है। कुछ गवर्नमेंट ने भी प्रेशर किया है और कुछ लोग की समझ भी बढ़ी है, अवेयरनेस भी बढ़ी है, तो उस चीज़ को लेके करने लगे हैं। अब जब ये लोन्स के सिस्टम इतने इजी हो गए, लोगों के लिए रीच में आ गई ये सारी चीज़ें, इतने प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो गए अलग अलग चीज़ें के लिए, तो उनको भी ये ज़रूरत समझ में आने लगी है कि हमें पेपर पे भी स्ट्रांग होना ज़रूरी है, या जो चीज़ हम कर रहे हैं उसी को हम एक्चुअल दिखाएं, तो हमें चीज़ों का बेनिफिट मिलता रहेगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सर आपने बोला, ग्रोथ, एक टर्म यूज़ आपने किया था। अगर वो बिज़नेस ब्लैक में करते हैं,
मतलब सही तरीके से लीगलाइज लिजिटिमेट वे में बिजनेस नहीं करते हैं, तो बैंकिंग पे और उनकी फंडिंग पे और उनकी ग्रोथ पे उसका क्या असर पड़ता है? ग्रोथ पे असर पड़ेगा अगर आप देखिए, आपके बिजनेस, आप हमेशा से जो भी बिजनेस मिला वो सोचेगा कि मेरा बिजनेस बढ़े, वो अलग अलग ऊंचाइयां छूने की कोशिश करेगा ताकि उसका प्रॉफिट बढ़े और सारी वो अपनी जितने भी उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कंप्लीट कर सके। तो आप जब तक उसको अपने पेपर्स में शो नहीं करेंगे, या आपका जो भी ट्रांजैक्शन आपने बोल दिया मैं 2 करोड़ का बिजनेस करता हूँ, मैं 5 करोड़ का टर्नओवर करता हूँ, पर वो जब तक बैंकिंग में रिफ्लेक्ट नहीं होगा उसको कोई भी बैंकिंग सिस्टम नहीं मानेगा। तो वो जब तक नहीं मानेगा तो आपको जो भी आप क्रेडिट फैसिलिटी लेना चाहते हैं वो आपको अवेल नहीं कर पाएंगे आप, या आपको उसमें आपको लिमिटेशंस मिलेगी, आपको उतना अमाउंट नहीं मिलेगा जितना आपको रिक्वायर्ड है आपकी ग्रोथ के लिए। तो ये कहीं ना कहीं आपको हैम्पर करेगा। इस तरीके से हैम्पर करेगा ये? यहाँ पे आपके जो बैंकों ने अपने क्राइटेरियाज बना रखे हैं किसी को भी लेंड करने के लिए, फाइनेंस करने के लिए, उनके क्राइटेरिया में वो चीज़ डायरेक्टली डिपेंड करता है कि आपके पेपर्स में क्या दिख रहा है, आपने इनकम टैक्स को क्या शो किया हुआ है, आपके बैंकिंग के प्रोडक्ट, बैंकिंग में आपने क्या चीज़ें आप शो कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन में कैसे तौर पे दिखा रहे हैं, आपका जीएसटी रिटर्न आप किस तरीके के फाइल कर रहे हैं, कितना अमाउंट का फाइल कर रहे हैं, किस तरीके से दिखा रहे हैं। अब जीएसटी के मंथली रिटर्न फाइल होने की वजह से हर बिजनेस का मंथली ट्रैक होना शुरू हो गया है, जो पहले के ज़माने में ईयरली दिखाया जाता था। मतलब लास्ट के 3 महीने में जो है एक बिजनेसमैन डिसाइड करता था मेरे को टर्नओवर कितना दिखाना है, मेरी कितनी एंट्री आई हैं और कितने के मुझे बिल दिखाने हैं या कितने की मेरे को सेल दिखानी है। अब वो सब चीज़ें बहुत हद तक ख़त्म हो गई हैं क्योंकि जीएसटी उनको हर महीने का ही शो करना पड़ता है। जो प्रोडक्ट वो खरीद रहे हैं उस पर लग रहा है, जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उस पर लग रहा है, तो ये चीज़ अपने आप ट्रैक होने लग गई है। मतलब बैंक 3 जगह चेक करता है उनकी एक ही एंट्री को? ओके, ये एंट्री दिखेगी, मतलब उनका बेसिकली उनका बिजनेस को इवैल्यूएट करने का तरीका है कि भाई ये ऑन पेपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये तो तरीके हैं, मतलब बैंकों के लोन देने के भी तरीके हैं। बैंकों के प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो उनके 3 तरीक़ों से पैसा दिया जाता है बिजनेस लोन की कैटेगरी में। पहला, उनकी इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल किया हुआ है कस्टमर ने, जो ऑडिट उन्होंने कराई हुई है, उसके ऊपर उन्होंने क्या प्रॉफिट दिखा रखा है और आईटीआर में क्या शो कर रखा है, उसके बेसिस पे एक कैलकुलेशन बनता है। अगर मान लीजिए कई बार उसमें कस्टमर के खर्चे ज़्यादा हैं या प्रॉफिटेबिलिटी कम दिखा रखी है पर एक्चुअल में प्रॉफिट उसका हो रहा है, उसको देखने के लिए अगर उसको पैसा देना चाहती है बैंक, तो बैंक उसका बैंकिंग के हैबिट्स देखती है कि भाई उसके बैंकिंग के एवरेजेस कैसे आ रहे हैं, जो बाकी सारी ऑब्लिगेशंस वो पे कर रहा है उसके बावजूद भी अगर उसका बैंकिंग एवरेजेस अच्छे हैं तो हम उसको कुछ और पैसा दे सकते हैं। वहाँ पे वो एक तरीका बैंकिंग के एवरेजेस, बैंक जिसको हम बैंकिंग सरोगेट कहते हैं, अगर वहाँ पर भी उसका अमाउंट कुछ कम ज़्यादा बन रहा हो या नहीं बन रहा हो तो एक और प्रोग्राम बैंक ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है जिसको हम जीएसटी सरोगेट कहते हैं। इसमें आपका लास्ट 12 मंथ का जीएसटी का ट्रेंड देखा जाता है कि इसमें आपका जीएसटी आपने कितनी सेल्स शो करी है, और उसमें बैंकों का ऑलरेडी एक रिसर्च है कि हर एक इंडस्ट्री में किस तरीके का इंडस्ट्री एक मार्जिन होता है। उन्होंने डिसाइड करा हुआ है कि ट्रेडिंग कम्युनिटी में इस तरीके का, ट्रेडिंग बिजनेस में इतना मार्जिन होता है, मैन्युफैक्चरिंग में इतना मार्जिन होता है, सर्विस सेक्टर में इतना मार्जिन होता है, और रिटेलर्स का अलग है, मैन्युफैक्चरर्स का अलग है। तो इस तरीके से वो एक मार्जिन उन्होंने प्री डिसाइडेड किए हुए हैं जो उनका एक पूरा एक स्टडी का नतीजा है। उसके बेस पे फिर वो आपके जीएसटी के टर्नओवर से आपके एक एस्टिमेटेड इनकम निकालते हैं और उसके बेस पे भी आपका कोई एक लोन का कैलकुलेशंस करके वो आपको पैसे देने की कोशिश करते हैं। तो हो सकता है कि आपका आईटीआर एज पर इनकम टैक्स रूल कम का शो कर सकते हो आप, पर आपकी इनकम का, बिजनेस का टर्नओवर अच्छा है तो आप इन प्रोग्राम्स के थ्रू भी पैसा ले सकते हैं। मतलब आपकी बात को अगर समराइज करूं तो बैंक कुल मिला के आपके कैश फ्लो को जज करना चाहता है कि आप मेरी ईएमआई भर पाओगे या नहीं भर पाओगे। एब्सोल्युटली, जैसे मैंने पहले बोला, इंटेंशन और कैपेसिटी, इन्हें 2 चीज़ें ही मेन चेक करनी होती है, और उसके लिए वो जो भी तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स को स्टडी कर सकते हैं, वो स्टडी करने के बाद आपको कोई भी लोन सैंक्शन कर दें। इंटेंशन पे हम लोग आते हैं सर वापस। इंटेंशन में आपने सिविल का जिक्र किया था। अभी कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहीं गारंटियाँ दे दी हैं और उनके गारंटर ने डिफ़ॉल्ट कर दिया है, राइट। वो अपने सारे लोन्स बराबर भर रहे हैं बट उनके गारंटर के डिफ़ॉल्ट की वजह से उनका सिविल डैमेज है। शेखर जी, ये एक पॉइंट पे हमेशा से ही डिबेट अभी चलती रही है और काफ़ी सारे केसेस में हमें भी डिबेट करनी पड़ती है कि इसमें चूँकि ये किसी गारंटर का लोन था, किसी और की कैपेसिटी के बेस्ड लोन था और कस्टमर ने सिर्फ उसको गुड फेथ में गारंटी दी थी और अपना एक सहयोग देने की कोशिश करी थी, तो इसके ऊपर देखिए बैंक टू बैंक कहीं ना कहीं कॉल लिया जाता है। उनके जो क्रेडेंशियल्स हैं और उनके खुद के जो सिविल ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं, उनके पर्सनल जो भी उनकी फैसिलिटीज़ उनने ले रखी हैं, उसके ऊपर जो रिकॉर्ड्स हैं उसके बेस पे बैंक
डेफिनेटली कॉल लेती है, केस टू केस बेसिस चलती है, बट उसके ऊपर अभी तक ऐसा कोई रेजोल्यूशन आया नहीं है कि जिसमें गारंटर के लोन को पूरी तरीके से आप इग्नोर कर देंगे। चूँकि आपने उसको गारंटी दी है, वो एक सब्जेक्टिव मैटर एक्चुअली, कि आपने किसी परिचित को गारंटी दी थी, अब उसके कोई प्रॉब्लम आ गया जिसकी वजह से वो रीपे नहीं कर पाया, पर आपका एक मॉरल ग्राउंड्स पे बैंक आपको लायबल मानती है कि आप उसको रीपे कराने में मदद करें या आप उसको कुछ हेल्प करें किसी तरीके से कि उसका लोन रिकवरी हो सके। कई केसेस में हमने पाया कि लोगों को पता ही नहीं होता था कि हमने गारंटी है या हमें गारंटर बनाया गया है। मतलब साहब हमें तो सिर्फ बोला गया था कि आप साइन कर दें, पर वो पता नहीं था। पर यस, ये चीज़ को सिविल में काफ़ी लोगों ने डिस्प्यूट रेस किया हुआ है, इसके ऊपर बातचीत चल रही है और करा है कि भाई इस चीज़ को प्रॉपर अपडेशन होना चाहिए या इस चीज़ को प्रॉपर कुछ कैटेगराइजेशन होना चाहिए जिसके हिसाब से हम कस्टमर का प्रॉपर असेसमेंट कर सकें। डू यू हेल्प? आप इसमें कुछ मदद कर सकते हैं लोगों की? नहीं, देखिए इसमें अभी तक ऐसा गवर्नमेंट के द्वारा या बैंकिंग सिस्टम ने अभी तक इसका कोई ऐसा रूल या ऐसा मैकेनिज्म, ऐसा प्रोसेस नहीं निकाला है जिसके थ्रू कस्टमर को इस चीज़ में रिजोल्यूशन हम दे सकें। बट डेफिनेटली मैंने जैसे बताया कि हम केस टू केस के मेरिट्स के बेस पे कस्टमर का अगर एक्चुअल इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो कई केसेस में ऐसा हमें लेटर्स मिले हैं जहाँ बैंक ने खुद ने लिख के दिया है कि भाई ये कस्टमर का सिर्फ एज ए गारंटर का रोल था इसमें और जो एक्चुअल एप्लीकेंट था उसके फलाना रीज़न की वजह से उसका डिफ़ॉल्ट हुआ था और इसमें इनका कोई रोल नहीं था। ऐसा भी कुछ लेटर्स कुछ बैंकों ने एज अ सपोर्ट में दिए हैं जिसके बेस पे इनको फंडिंग मिलना इजी हो गया है। पर अभी तक ये चीज़ बोल रहा हूँ मैं ऐसे कार्यरत है, इसको काफ़ी लोगों ने, काफ़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बॉडीज़ ने भी ये चीज़ को रेज़ किया हुआ है इशू को कि गारंटर का जो कैप्चरिंग हो रही है सिबिल में या किसी भी इस तरीके के क्रेडिट ब्यूरोज़ में, उसका कुछ ऐसा कोई रिजोल्यूशन या ऐसा कोई क्राइटेरिया देना चाहिए जिससे उस कस्टमर को एवेल्युएट करना आसान हो सके या उसको कुछ बेनिफिट मिल सके। ओके, एक सिनेरियो और बड़ा कॉमन है सर आजकल जो हो गया वो है रॉन्ग रिपोर्टिंग। मतलब मेरे सिविल में एक लोन आ रहा है जो मैंने कभी लिया भी नहीं है, तो इस तरह के सीन में क्या किया जाए? देखिए इसमें ऐसा है कि जितने भी सिविल एक ब्यूरो है, वो भी एक प्राइवेट एंटिटी है जो इस तरीके के रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है और डेली बेसिस पे अपडेट करता है। बहुत से केसेस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये पाया गया कि इसमें 2-3 एलिमेंट्स हैं। इसमें बैंक की रिपोर्टिंग करता है, वो कंपनी तो सिर्फ डेटा मेंटेन करती है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उसका टाइमली अपडेशन, ऑनलाइन अपडेशन होते रहना चाहिए, जिसमें कोई चीज़ अगर क्लियर हो गई है या कोई चीज़ का कुछ अच्छा या बुरा जो भी हुआ है कस्टमर का, उसका प्रॉपर अपडेशन उसमें हो जाए ताकि एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन बैंकों को उसकी सही रिपोर्ट मिल सके। बहुत दूसरे हद तक कस्टमर की अवेयरनेस पे भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं कि अगर कस्टमर को ये चीज़ कहीं से पता चली है कि भाई उनके उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आया है तो वो डेफिनेटली इन कंपनीज़ को अप्रोच कर सकते हैं, उनके कस्टमर ग्रीवेंसेस में जा सकते हैं, अपना रेस कर सकते हैं इशू, और उस डिस्प्यूट को क्लियर भी कराया जा सकता है। ओके, इसमें कितना टाइम लगता है जनरली? देखिए इसमें ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं है, बट इसमें डिपेंड करता है कि आपके पास क्या डॉक्यूमेंटेशन सपोर्टिंग में अवेलेबल हैं, तो काम जल्दी आपका हो सकता है। या कई बार जैसे आप अगर उसकी इसको रेस करते हैं तो जो भी क्रेडिट ब्यूरो है, फॉर एग्जांपल सिबिल है, ऐसे 3-4 और भी हैं, वो लोग जो हैं उन बैंकों को कम्युनिकेट करते हैं, उन बैंकों से डिटेल लेने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारे पास रिकॉर्ड में ये चीज़ आ रही है, आपके रिकॉर्ड से इसको मैच कराइए कि या इसमें कोई अपडेशन है क्या। तो वो अगर अपडेशन अगर रहता है या वो क्लियरेंस बैंक के द्वारा दे दिया गया है तो कई बार वो चीज़ें सिबिल से फिर हट भी जाती है। उसमें कस्टमर का जेन्युइनली उसमें कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। अगर उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है और उस चीज़ को वो प्रूव करा देता है, कई कस्टमर जो होते हैं, जैसे मान लीजिए काफ़ी एजुकेटेड जो कस्टमर्स हैं उनको पता रहता है, कई बार उनका कोई क्रेडिट कार्ड में इशू आया है, कभी किसी और लोन में कभी इशू उनको जैसे पता चला है कि स्टेटमेंट में कुछ गलत है, वो इमीडिएटली मेल करते हैं, इमीडिएटली कोई लेटर का कम्युनिकेशन करते हैं, वो एज अ प्रूफ उनके पास रहता है। तो जब भी कभी इस तरीके की समस्या आती है तो वो प्रूफ शो करते हैं कि देखिए मुझे ये पता चला था और मैंने टाइमली इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए अप्लाई किया था, पर सिस्टम के द्वारा या उस कंपनी के द्वारा मुझे समय पे चीज़ें रिजोल्यूशन नहीं मिली, इसलिए वो अभी तक शो नहीं हो रहा है, अपडेशन नहीं हुआ है। मतलब आप अपनी तरफ से कोई एक्शन स्टेप ज़रूर ले लो, लेना बहुत ज़रूरी है। आपका अगर आपको कभी भी ऐसा चीज़ पता चलती है तो आप कंसर्न बैंक का अगर आपको नाम पता चल रहा है तो आपको उस कंसर्न बैंक से बात करना चाहिए, उनको आपको एक एप्लीकेशन देना चाहिए, उनसे आपको रेजोल्यूशन करवाना चाहिए, और इसी का कम्युनिकेशन आप
उन क्रेडिट ब्यूरो को भी अपडेट करा सकते हैं। इसके लिए एक बहुत बेसिक मुझे लगता है हाइजीन हैबिट ये है कि हर क्वार्टरली अपना एक बार सिविल भी चेक करते रहो। राइट। अभी कुछ ऐसे क्रेडिट रिपेयरिंग कंपनीज आई हैं जो आपके इस रिकॉर्ड को करने में हेल्प भी कराती हैं। डू दे रियली रिपेयर? I'm not sure actually. Because I have not transacted with them as of now, but I have been getting a lot of inquiries from these kind of companies that we do this kind of services, और आप भी अपने कस्टमर्स को इनसे हेल्प करा सकते हैं। कुछ मैंने इनके बारे में डिस्कवर करने की कोशिश करी थी और एक्सप्लोर करने की कोशिश करी थी। उनमें पता चला था कि ये लोग बेसिकली वही प्रोसेस करते हैं जो एक कस्टमर खुद कर सकता है बेसिकली, कि उसके वो निकाल के चीज़ें अपने जहाँ भी प्रॉब्लम एरियाज़ हैं उस बैंक में जाके कंसल्ट करे और अपना प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके दे और वो चीज़ को अपडेट करा दे। और ये कंपनीज भी वहीं हेल्प करती हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करती। अभी सर हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन रह जाता है हर बार, चूँकि आप इसके एक्सपर्ट हो तो आप इस बारे में बहुत अच्छे से प्रकाश डालोगे, दैट इज़ पर्सनल फाइनेंस एंड बिजनेस फाइनेंस। स्मॉल बिजनेसेस में एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है सर, लोग बिज़नेस के पैसे को अपना समझते हैं और अपने पैसे को बिज़नेस का समझते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ सर, इंडिया में ज़्यादातर जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, स्मॉल बिजनेसेस मतलब जिनकी सेल 100 करोड़ से कम है, उनके साथ क्या हो रहा है कि वो लोग अपने बिजनेस में से जब ज़रूरत पड़ता है उतना पैसा निकालते हैं, वो कोई फिक्स सैलरी ड्रॉ नहीं करते। तो जैसे आपने बताया बिज़नेस लोन लिया और उससे घर खरीद लिया, तो घर एक पर्सनल एक्सपेंस में आता है, बट वो पैसा कहाँ से आया? बिज़नेस से लिया गया, और उसका रीपे कौन करेगा? बिज़नेस करेगा। तो मैं ये जानना चाहूँगा सर, पर्सनल फाइनेंस और बिज़नेस फाइनेंस को मिक्स करना चाहिए या अलग अलग रखना चाहिए? देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है ये अगेन एक सब्जेक्टिव मैटर है और इसमें डिपेंड करता है कि आप क्या एंटिटी चला रहे हैं। अगर आप प्रोप्राइटरशिप कंसर्न चला रहे हैं तो वहाँ पे आपका फाइनेंस और बिजनेस का पैसा एक ही माना जा सकता है, और आपकी जो भी ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से आप उसमें से विड्रॉल कर कर वापस अपना कैपिटल डाल सकते हैं। जहाँ पे बात पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ में है, वहाँ पर करना ये वैसे भी तरीके से अलाउड नहीं होगा या करना इतना ईजी नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक सेकंड और भी एंटिटीज़ इन्वॉल्व हैं, तो एक पर्सन अपने बेनिफिट के लिए ये सब चीज़ें नहीं कर सकता है। पर जो आप ये बता रहे हैं, ये सारे मेजर प्रॉब्लम प्रोप्राइटरशिप टाइप की फर्मों में देखी जाती है। करेक्ट। और ये आइडियली उसको नहीं रखना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए कि बिजनेस का पैसा बिजनेस में हम रखें, और जहाँ पर एक पर्टिकुलर लेवल के बाद में बिजनेस बढ़ता है या इंसान उस लेवल पर पहुँचता है, जब उस चीज़ को ऑन पेपर उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से दिखाता है या उसको शो करता है, या अपने किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के तहत उस चीज़ को लेके आता है, तब ये सब चीज़ें करना वो अपने आप ही बंद कर देते हैं, या उस चीज़ को इनकम टैक्स रूल के तहत या आरबीआई के रूल्स के तहत जैसा उसको अलाउड है उस तरीके से फिर वो चीज़ों को करता है। वो ऐसा अनऑर्गेनाइज वे में पैसे का विड्रॉल या ऐसा वो नहीं करता है। Okay. और ये डिपेंड करता है, छोटे बिजनेस में ये जरूर लोग करते हैं क्योंकि उनकी ज़रूरत पड़ती है तो उनको निकालना ही पड़ता है, फिर अलग से वो। बट वी आर SMEs आर कस्टमर्स है ना, आपके भी हैं मेरे भी हैं, तो एक कॉमन ग्राउंड रूल अगर आप बताना चाहो आपके हिसाब से, व्हाट वुड यू रिकमेंड? इसी एवरी स्मॉल बिजनेस जो ऑडिट के दायरे में, वो अगर ऑडिट करा के अपनी बैलेंस शीट को प्रॉपर तरीके से समझे और उसके क्राइटेरियाज को समझे, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें बंद हो जाएंगी या उसको करने का तरीका बदल जाएगा। वो लीगलाइज तरीके से इन चीज़ों को करेगा जो उसके बुक्स को हैम्पर नहीं करेगा, उसके बुक्स की हेल्थ को हैम्पर नहीं करेगा। ये ऑडिट आपने शब्द यूज़ किया सर, ये क्या होता है ये और थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि कई व्यूअर्स को वो भी नहीं पता कि ऑडिट भी होती है कोई चीज़। जी, हम एक छोटा सा एक बिज़नेस चलाते हैं जिसका अकाउंटिंग शुरुआत से हम कुछ करते हैं, उसका लेखा जोखा हम मेंटेन करते हैं। जैसे जैसे हमारा बिज़नेस का वॉल्यूम बढ़ता जाता है, ग्रोथ बढ़ती जाती है, हम एक एक्सटर्नल एक और एम्प्लॉय रखते हैं जो उस चीज़ का लेखा जोखा रखता है, और वो अकाउंटिंग सारी हमें पता होती है। पर गवर्नमेंट चाहती कि आपकी जो भी आप अकाउंटिंग कर रहे हैं वो अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स के नियम के तहत हो और सारी चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी रहे, तो वो आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप एक थर्ड पार्टी से उस अकाउंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वैलिडेट कराएं, चेक कराएं। वो प्रोसेस का बोला जाता है ऑडिट कराना, जिसको एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल, जिसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं, उनकी सेवाएं ली जाती हैं और वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नियम के तहत उसको सारी चीज़ों को प्रॉपरली देखते हैं कि सारी एंट्रियाँ जो आपने करी हैं वो कहीं गलत तो नहीं है, बिजनेस से रिलेटेड ही है या कुछ और तरीके से तो नहीं है। वो सारे गाइडलाइंस के तहत जो भी चीज़ें हैं
वो चीज़ों को चेक करके वो एक आपकी ऑडिट की रिपोर्ट बनाता है। तो ये आपके बिजनेस का, आपके अकाउंटिंग का ऑडिट होता है, वो आपका इंस्पेक्शन करते हैं। और ये एक थर्ड पार्टी होती है जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। ओके, तो ऑडिट किसको कराना चाहिए और किसको नहीं? देखिए, करंट रूल जो बैंक गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, 2 करोड़ के ऊपर के टर्नओवर वालों सारे क्लाइंट्स को ऑडिट कराना कंपलसरी है। सर्विस इंडस्ट्री में भी सेम है ये? ओके, और ये इस 2 करोड़ के नीचे वालों के लिए ऑप्शनल है या मतलब? ऑप्शनल है। कई लोग, जैसे पहले ये 1 करोड़ की लिमिट थी, तो 1 करोड़ के ऊपर जनरली काफ़ी लोग कराते हैं। और अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो वहाँ पे नॉन टैक्स ऑडिट कराना ज़रूरी होता है, तो वहाँ पर ऑडिट होता है। सो एक क्वेश्चन और है सर, ऑडिट वाली फर्म को आप एज अ बिजनेस लोन जब देने जाते हैं और एक मान लो दोनों व्यक्तियों का टर्नओवर 1 ही करोड़ है, एक ऑडिट है और एक नॉन ऑडिट है, आप प्रेफरेंस किसको दोगे? ऑब्वियसली ऑडिटेड वाली फर्म को। वाई? क्योंकि उस फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट को एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल ने चेक किया हुआ है। ओके। और हमारे पास वो एक स्टेप चेकिंग ड्यू डिलिजेंस ऑलरेडी हो चुकी है। और जो अनऑडिटेड वाली वो है, वो तो हमें बिजनेस ओनर ने हमें अकाउंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट दे रखी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा? ऑडिटेड प्रोफाइल में रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होता है, उसमें बैंक जो है रिलैक्सेशन देती है। मतलब अगर आप अपना ऑडिट, क्योंकि वो टर्नओवर से रिलेटेड भी होता है शेखर, तो वो उसमें क्या होता है कि आपका टर्नओवर ज़्यादा होता है तभी आप ऑडिट कराते हैं। तो ऑडिटेड फर्म जो है वो फाइनेंशियली थोड़ी स्टेबल मानी जाती है, तो उसमें सारी चीज़ें हमारे पास विजिबल हैं, सारी इन्फॉर्मेशन भी विजिबल है। बट इन टर्म्स ऑफ कॉस्टिंग अगर सर हम बात करें, अगर आपने जो बोला इज दैट ट्रू, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि ऑडिट तो 5 लाख के टर्नओवर पे भी कराई जा सकती है। करेक्ट कराई जा सकती है, और उसका वेटेज नॉन ऑडिट से ज़्यादा है जी। और इन टर्म्स ऑफ कॉस्टिंग अगर हम बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑडिट का नॉन ऑडिट से कम रहता है। बराबर। और बैंकिंग में इसका वेटेज ज़्यादा है जी, इसका लेवरेज ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि एक बिजनेसमैन के तौर पे सोचें तो कॉस्टिंग यहाँ बच रही है। ऑडिट कराने का खर्चा मुझे लगता है इतना ज़्यादा तो नहीं होगा। हाँ जी, वो लोगों को लगता है कि एक्सपेंस के तौर पे, और कई लोगों को ये भी होता है कि भाई हर चीज़ का डिटेल देना पड़ेगा, सीए साहब को ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी, क्योंकि वो जब ऑडिट करते हैं आपका पूरा बैंक का रिकन्सिलेशन करते हैं, एक एक एंट्री के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं कि ये एंट्री कहाँ से आई थी, ये बिज़नेस का ट्रांजैक्शन है कि नॉन बिज़नेस का ट्रांजैक्शन है। कई बार ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो कई बार कस्टमर शायद बताना नहीं चाहता है या वो अवॉइड करना चाहता है, तो वहाँ पर ऑडिट कराना भी कई लोगों को लगता है कि एक ऑडिट, एक तो प्रोसेस वाली कॉन्फिडेंशियलिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि मेरी ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी, मुझे कुछ चीज़ें बतानी पड़ेंगी। दूसरा, एक थर्ड पार्टी सीए, एक थर्ड पार्टी है जो आपका एम्प्लॉय नहीं है, वो एज अ प्रोफेशन है जो अपना ड्यूटी निभा रहा है और वो आपका चीज़ों को इंस्पेक्ट कर रहा है। तो वहाँ इस तरीके से वो उनको एक कभी कभार वो ऑडिट एक खर्चे के तौर पे भी देखते हैं कि भाई इसके लिए हमको अलग से सीए को फीस देनी पड़ेगी और सारे डॉक्यूमेंटेशन हमको टाइम से देने पड़ेंगे, तो एक उनके लिए एक हेडेक सा लगता है। तो एक बिज़नेस, स्मॉल बिज़नेस का जो ओनर होता है वो अपना सारा समय बिज़नेस में देना चाहता है, वो इन सब चीज़ों पे दिमाग नहीं लगाना चाहता, क्योंकि उसके लिए कोई एडिशनल कॉस्ट है। उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वो कम से कम कॉस्ट रखकर अपना मार्जिन बढ़ाए, प्रॉफिट बढ़ाए और बिज़नेस को फोकस करे। पर ये करना एडवाइजेबल इसलिए है कि जैसा कि गाइडलाइन है कि भाई पर्टिकुलर टर्नओवर के बाद आपको ऑडिट कराना चाहिए, वो कंपलसरी है। वो कराने से आप ही अपने बिज़नेस की हेल्थ अच्छी कर रहे हैं, आप ही ऑन पेपर अपने बिज़नेस को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं और आगे बैंकों से कोई भी ट्रांजैक्शन करना आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा। और जैसे कि बताया था कि उसमें आपको बेनिफिट भी मिलती हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पे या आपके कंपनी स्टेटस के तौर पे अगर देखने जाएँ तो एक ऑडिटेड प्रोफाइल को हमेशा ही अच्छा माना जाता है। मतलब आपकी बहुत, अगर मैं समराइज़ करूं तो बात ये है कि अगर आप ग्रोथ करना चाहते हो बिज़नेस में, आगे बढ़ना चाहते हो बिज़नेस में, तो ऑडिट आप जितने जल्दी कराओगे आपको उतना ज़्यादा लेवरेज मिल सकता है। डेफिनेटली। ठीक है, जिन बिजनेसेस को फाइनेंस की ज़रूरत पड़ सकती है उन्हें ये सजेस्ट करना तो एडवाइजेबल ही है कि उन्होंने टाइमली अपना करना चाहिए और उनको ऑडिट कराना चाहिए। उससे क्या होता है, कस्टमर को अपना ऑर्गेनाइज रहने में भी मदद मिलती है। काफ़ी सारे इनकम टैक्स से रिलेटेड या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको पता चलती हैं, जो आपको नॉर्मल बिजनेस रन करने की दृष्टि में नहीं रहती हैं, आपको नहीं पता चल पाती, या आपको किसी कंसल्टेंट को हायर करना पड़ता है ये चीज़ों के बारे में जानकारी लेने के लिए। तो आपको एक सही तरीके से लीगलाइज्ड वे में आपको बिज़नेस को रन करने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए मदद मिलती है इन सब चीज़ों से।
ग्रोथ में बड़ा अंतर आएगा। अगर एक आदमी शुरू से इन सब चीज़ों को करके चल रहा है तो उसको फंडिंग भी ज़्यादा मिलेगी, आसानी से मिलेगी, कम रेट पे जैसे मैं मिलेगी। एग्जाम्पल तौर पर बताऊं कि जैसे मैंने बताया कि जो अनऑडिटेड वाले सेगमेंट होता है उसमें काफ़ी सारे हमारे पास केसेस आते हैं कस्टमर्स के पास में, और उसमें बैंकों की बेसिक क्राइटेरिया होता है कि हमें 3 साल पुराना बिजनेस प्रूफ चाहिए ताकि हम ये असेसमेंट कर सके। एक नॉर्मल देखो बैंकों की फिलोसफी है कि भाई कम से कम 3-1 साल बिजनेस जिसने रन किया वो एक पर्टिकुलर स्टेज पे आ जाता है जहाँ से उसकी स्टेबिलिटी शुरू हो जाती है, तो बैंक फिर उसको फंडिंग करने में ईजी समझती है। बिल्कुल ही आपका 1 साल पुराना बिजनेस है या 2 साल पुराना बिजनेस है तो वहाँ तक उसकी उतनी स्टेबिलिटी नहीं होती है, या कैसे बिजनेस किस डायरेक्शन में जाएगा। तो जितना ज़्यादा स्टेबल बिजनेस उतना पुराना भी होता है, अपन भी देखते भी हैं ये सब चीज़ें। तो उस चीज़ को बिजनेस विंटेज के प्रूफ में अगर हम किसी अनऑडिटेड प्रोफाइल को मांगते हैं तो कई केस में हमको देखने को मिलता है कि कस्टमर के साहब हमने तो 7 साल से बिजनेस कर रहे हैं, हम तो 8 साल से बिजनेस कर रहे हैं, तब कुछ कागज ही नहीं बनाया था। पर वो ज़रूरत आज पड़ती है, और अब आज की डेट में लीगलाइज वे में तो आदमी जाके कोई पुराना कागज बना नहीं सकता है। तो ये एडवाइजेबल है कि अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप सारी चीज़ें बना के रखें, उसमें कोई हार्म नहीं है भाई। उसमें छोटा मोटा एक्सपेंस लगता है, पर आपकी एक एंटिटी अगर ऑन पेपर है तो उसको दिखाने में कोई परेशानी नहीं। आदमी कई बार करंट अकाउंट नहीं खोलता है, सिर्फ सेविंग अकाउंट में ट्रांजैक्शन करता है। वो चीज़ें भी बैंकों में इम्पैक्ट आती है उसके, जब उसको फंडिंग की बात आती है तब भी आती है, क्योंकि हम जो बिजनेस लोन देते हैं हम उसके करंट अकाउंट के बेस पे देते हैं, हम उसके सेविंग अकाउंट को कंसिडर नहीं कर पाते हैं। कुछ बैंकें उसमें भी अपवाद हैं, उन्होंने वो भी सिस्टम शुरू कर रखा है कि उस सेविंग को भी देख लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस। ओके, बट फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट इज आपका एक ऑथेंटिक बिजनेस होना चाहिए, जिसका आपका एक एंटिटी उसका प्रूफ भी होना चाहिए, रजिस्टर्ड बिजनेस होना चाहिए। और जैसे कि अभी हमने काफ़ी टाइम पे पढ़ा भी था कि अगर आप गवर्नमेंट ने उद्यम सर्टिफिकेट लोगों को बनवाए हैं तो इसमें भी आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है कि उद्यम सर्टिफिकेट अगर आपका है तो आपको कई जगह प्रोसेसिंग फ़ी में, या जैसे आपका फोरक्लोजर के चार्जेस में भी किसी केस में किसी प्रोडक्ट में आपको वेवर मिलते हैं। ओके, तो ये चीज़ें भी बैंक गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से देने की कोशिश करी कि आदमी अपने आप को रजिस्टर कराए, अपने बिजनेस को रजिस्टर कराए, ताकि वो उसका गवर्नमेंट उस चीज़ को ट्रैक कर सके, उन सब चीज़ उनका बेनिफिट भी दे सके। करेक्ट। एक चीज़ लास्ट सर, अभी हम समरी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आदमी को खुद का सेल्फ लर्निंग करना चाहिए, है ना। तो इस पर मैं काफ़ी इंडोर्स करता हूँ। तो मैं ये एपिसोड में हम लोग ये शुरू कर रहे हैं एक्चुअली देखा जाए तो, ज़्यादा मैं फर्स्ट किया जिससे मैं इस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, है ना। तो आप अपनी खुद की ग्रोथ के लिए, अपनी एज को बनाए रखने के लिए कितना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, ये 2 चीज़ें बताएं। देखिए, हम एज अ कंसल्टेंट अगर काम कर रहे हैं तो हमें सबसे ज़्यादा फोकस और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हमारी प्रोडक्ट नॉलेज की है। कि हमारे पास आज की डेट में अगर हम किसी को कंपैरेटिव स्टडी दे रहे हैं कि मार्केट में किस प्रकार के सॉल्यूशंस अवेलेबल है, तो हमें पहले उसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। उसके क्या फीचर्स हैं, क्या नया चीज़ आया है, क्या चेंजेस आए हैं एग्जिस्टिंग पॉलिसी में। तो हर बार बैंक और NBFC जो है अपने पोर्टफोलियो को स्टडी करती रहती है रिपीटेड एक टाइम पीरियड के बाद में, और उनका जो भी पोर्टफोलियो का बिहेवियर उस पर्टिकुलर लोकेशन को या स्टेट को या कंट्री में हो रहा है, उसके हिसाब से उनकी नई पॉलिसीज़ बनती जाती हैं। उसका अपडेशन हमारे पास आना बहुत ज़रूरी है, और हमें उन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से हम फिर आगे आने वाले हमारे जितने भी नए कस्टमर हैं या हमारे कोई पुराने कस्टमर को भी हम कोई एक रिपीट प्रोडक्ट ऑफर कर पाएंगे और हमारी कोई सर्विसेज में हम एनहांसमेंट कर पाएंगे। तो प्रोडक्ट नॉलेज को कंसिस्टेंट अपग्रेड करना हर फील्ड में जैसा ज़रूरी है वैसा यहाँ पर भी बहुत ज़रूरी है। और चूँकि हम मल्टीपल कंपनीज़ के साथ, बैंक्स के साथ डील कर रहे हैं, तो हमें वो काम हमारा बढ़ जाता है कि हम सभी लोगों के साथ में हमको समझना पड़ता है कि क्या चीज़ उसमें उन्होंने नहीं करी है, क्या अभी उन्होंने अवॉइड कर दिया है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रोफाइल्स बैंक बंद कर देती है कि भाई यहाँ पे हमें काम नहीं करना है, या हम इसमें रिस्ट्रिक्टेड वे में लैंडिंग करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें अपडेट करनी पड़ती हैं टाइम टू टाइम, ताकि हम कस्टमर को इस चीज़ के नॉलेज दे सकें। और इसके लिए आप क्या टूल्स यूज़ करते हैं या मेथड? देखिए, हम लोग इसमें रिपीटेटिव, हम और हमारे टीम्स के साथ में, हम बैंक्स के साथ में हमारा कांस्टेंट टच रहता है, हम उनके साथ डिस्कशन रहते हैं, और हर महीने हम कोशिश करते हैं कि हम एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम रखते हैं बैंक के साथ में और हमारे स्टाफ के साथ में, जो ऑपरेशनल स्टाफ है, ताकि उसमें जो भी नए चेंजेस आए हों उसके बारे में हमें पता चल सके। जो भी प्रकार की नई चीज़ें बैंकों ने करी हैं किसी केसेस को करने में, वो बेस्ट प्रैक्टिस स्टडी भी हम लोग करते हैं, ताकि उससे हमको और नॉलेज में गेन हो सके उस चीज़ का, और उसका कस्टमर को बेनिफिट देने के लिए हमको जो भी चीज़ एक नई चीज़ सीख सकते हैं
हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू करते हैं कि उसमें हम बैंकों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आकर हमें ऑफिस में ट्रेनिंग देते हैं। ऑनलाइन भी होती हैं आज की डेट में और ऑफलाइन भी होती है सारी चीज़ें, तो जिससे हम लोग कॉन्स्टेंट उसको अपग्रेड करने में। ओके, डू यू रीड बुक्स? बहुत कम, ज़्यादा समय नहीं निकल पाया। अगर एक बुक आपको किसी को रिकमेंड करनी हो कि इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए, तो वो कौन सी करेंगे आप? ऐसे अभी तो नहीं कर पाओगे क्योंकि अभी रिसेंटली कोई स्टडी करी नहीं। रिसेंटली आपने जो भी पढ़ी हो आज तक? नो बुक। अभी कोई बुक के मैं खुद लिस्ट बना के बैठा हूँ कुछ बुक्स की पढ़ना ज़रूरी सा लग रहा है कि मुझे पढ़ना चाहिए उसके बारे में। चलो ठीक है। एक लास्ट, अगले जो गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए आप एक क्वेश्चन छोड़ सकते हो। यू डोंट नो हिम बट यू कैन आस्क हिम एनी क्वेश्चन इन योर माइंड। उनसे भी मैं जानना चाहूँगा वो कोई कौन सी बुक रिकमेंड करते हैं। अगला एपिसोड जब उनका पब्लिश होगा तो उसमें आपको उसका आंसर मिलेगा। बट मुझे जानकारी नहीं है तो मैं उनके बारे में एनी क्वेश्चन, हमको भी आपको बताना नहीं है, ये सस्पेंस है। आपका एक क्वेश्चन जो आप, तो उनसे फिर मैं यही क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, आप कौन सी बुक रिकमेंड करेंगे? ठीक है, दैट वी विल आस्क हिम। ओके सर, थैंक यू, नाइस टू टॉकिंग। ठीक है जी, धन्यवाद। है ना, आपने इतना समय दिया और अपनी एक्सपर्टीज़ जो 20-22 साल में आपने इतना कुछ सीखा है, समरी हो गई है ये, तो मुझे लगता है बिजनेस लोन की पूरी एक। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि कुछ चीज़ों के सवाल जो आप जानना चाह रहे थे वो चीज़ों के सवाल के आंसर तक मैं शायद पहुंच पाया या आपको उनका कुछ कॉन्क्रीट आंसर दे पाया। इसमें कुछ चीज़ें अगर रही होंगी तो हम डेफिनेटली आगे और चर्चा करेंगे इसके बारे में, ताकि और आपके दर्शकों को चीज़ें हम बता सकें। श्योर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।